अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं किरण नाज और आप समा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि समा टीवी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया है। अब से सिर्फ 2 घंटे बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन्स उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, जिसके 24 घंटे बाद पाकिस्तान के अगले 5 सालों का फैसला होने जा रहा है और ये फैसला आप करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मुल्क की तारीख़ के 12वें आम इंतखाबात हैं और इस इलेक्शन में बहुत कुछ नया है, अनोखा है। और ये अनोखा क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। पहली बार फाटा इंज़माम की वजह से कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद कम हो गई है। अब 272 नहीं है, बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा ये 266 नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन एक उम्मीदवार के कत्ल के बाइस 8 फरवरी को 265 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। अगर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की मैं बात करती हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा पीपल्स पार्टी 246 उम्मीदवारों के साथ आपको पहले नंबर पर दिखाई देती है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी 233 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। TLP 233 के साथ तीसरे नंबर पर है 223 उम्मीदवारों के साथ। नून लीग 207 उम्मीदवारों के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि JUI यहाँ पर स्टैंड कर रही है 5वें नंबर पर और MQM पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। 2018 में हुकूमत बनाने वाली जमात PTI निशान से महरूम हो जाने के बाइस इस दौड़ से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन 236 हलकों में उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके बाइस ये उम्मीद की जा रही है कि अगले इलेक्शन में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा हो सकती है और यही उम्मीदवार किसी भी पार्टी की हुकूमत बनाने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार होगा? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं होगा। 2018 में 13 आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते, जिसमें से 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो गए। 2013 में 22 आज़ाद उम्मीदवार जीते, 19 नून लीग का हिस्सा हो गए। 2008 में 19 उम्मीदवार जीते, 9 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर जियाले बन गए और जियालों के पास इक़्तिदार चला गया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर हर शख्स नाज़रीन उंगलियां उठा रहा है। अवाम का एतबार निज़ाम पर कम बताया जाता है, लेकिन हर इलेक्शन में सियासी जमातों की तादाद है कि वो बढ़ती जाती है। ज़रा देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब 2002 में 59 सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2008। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर 36 ये सियासी जमातें हो गई थी, लेकिन 2013 में ये तादाद बढ़कर 111 पर चली गई। और फिर 2018 की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर ये तादाद मज़ीद बढ़ती है और यहाँ पर सियासी जमातें हो जाती हैं 140। और अब जब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है तो यहाँ पर ये सियासी जमातें 150 हो गई हैं और इनके तमाम कैंडिडेट्स आपको मैदान में मिलते हैं। और इन तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं नौजवान वोटर्स पर। कल बात भी हो रही थी इस हवाले से, कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के हवाले से भी हम मुसलसल बात कर रहे होते, तो 45% है ये नौजवान। लेकिन नौजवान वोटर्स की बात करने वाली जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने खुद कितने नौजवानों को टिकट दिया है और ये आदाद व शुमार भी यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये हैरान कर देने वाले हैं। इस रेस में मजहबी जमात सब पर बाजी ले गई है। पिलडाट के मुताबिक TLP ने 36% टिकट्स नौजवानों को दिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18%, नून लीग ने 13%। ये तमाम ही सियासी पार्टीज़ जो हैं वो ख़वातीन के हुकूक़ की बातें करती हैं, उन्हें ख़ुद मुख्तार बनाने का नारा लगाती हैं, लेकिन यही वो जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI FE, इनके ख़वातीन को दिए गए टिकट्स 5% से भी कम है। इस फहरिस्त में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने 14.95% ख़वातीन को टिकट्स देकर बाजी मारी है। और हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली PTI पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी बड़ी जमातों से ज़्यादा ख़वातीन को टिकट्स दिए हैं। यह है हमारे सब तमाम आदाद शुमार और यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन पैनल मौजूद है, क्योंकि 24/7 समा की स्पेशल ये ट्रांसमिशन इलेक्शन के हवाले से जारी है। ज़बरदस्त तज्ज़िया तबसरा आप मुसलसल सुन रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ नदीम मलिक साहब, मुनीर फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आयशा बख्श साहिबा साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ ज़ैगम साहब मौजूद हैं, अबसार आलम साहब मौजूद हैं और शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। आप तमाम की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह से हमने अभी बात की है नौजवान वोटर्स पर, मलिक साहब मैं चाह रही हूँ ज़रा हम यहीं से ही बात का आगाज़ करें। ये इतना मायूस कुन नौजवान वोटर्स की बात करते हैं, लेकिन नौजवानों को जो हिस्सा दिया गया है
वो बड़ी जमातों ने कितना हिस्सा दिया वो आपके सामने है। नौजवानों से वोट चाहिए, लेकिन वोट कैंडिडेट उन्हें नहीं बनाना, क्यों सर? एक तो पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों वो आप रवायती सियासी जमातें कह सकते हैं, जिसमें तवील अरसे से बाज़ पोलिटिकल फैमिलीज जो हैं वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी प्रेजेंस नज़र आएगी। TLP उस सेंस में अभी हैं तो सही उसके कैंडिडेट्स, लेकिन वो न्यू एंट्रेंट्स हैं, तो उनमें नौजवानों की एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि तादाद निस्बतन ज़्यादा होगी। इसमें से जीतेंगे कितने, शायद 2 या 4 सीटें जीत पाएँ, तो ये बड़ी जमात ना है ना भी बन पाएगी, बड़ा लंबा अरसा इसको लगेगा। कुछ आपने जो अदादो शुमार शुरू में बताए सियासी जमातों के हवाले से, 100-150 सियासी जमातें हैं, उसमें से कितनों की नुमाइंदगी असम्बली में होती है? मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल ही हो सकता है मेरे साथी इससे एग्री करें या नहीं करें, लेकिन हर इलेक्शन के नताइज के बाद जिस भी सियासी जमात के ख़ास परसेंटेज तय कर लेना चाहिए, 2% या 3% वोट से कम जिसको कास्ट हो, उसको अगले इलेक्शन के लिए डी लिस्ट कर देना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हर दफा आते जाएं। वो बैलेट पेपर्स के ऊपर 100 बंदे का निशान छपा होता है, ये भी ना बंदा मिले कि वोट डालना किसको है, तो कोई तरीकाकार होना चाहिए। 4-6 बंदे जमा करके सियासी जमात खड़ी करके ख़ुद को सदर डिक्लेयर करके वो झंडा लहरा के घूमते फिरते हैं, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरा, आपने नौजवान वोटर्स का जो तज़किरा किया, वो बहुत बड़ी तादाद है। कोई 12 करोड़ 85 लाख वोटर में से जो 35 साल से नीचे वाला है, वो 46%, वो डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। वो अगर निकलता है बाहर और वोट करता है तो इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, और ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर तो यह है कि वो वोटर काफ़ी चार्ज है, मोटिवेटेड है, वो निकलेगा और वोट करेगा। KP के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से अगर ये नौजवान निकलता है और वोट करता है तो फिर परवेज़ खटक का क्या मुस्तकबिल होगा, जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई है। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल के सामने आने चाहिए। पंजाब के ऊपर, पंजाब में गो के PMLN को बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा, लाहौर शहर के अंदर भी PTI के वोटर से, लेकिन PTI की यहाँ तंजीम ना होने के बराबर है, तो PMLN एक ग्राउंड लेवल के ऊपर मौजूद है, वो बेनिफिट करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में सिवाय 7-8 हल्कों की उसकी मौजूदगी नहीं है, तो ये चीज़ें नून लीग के एडवांटेज में जाती हैं पंजाब में। KPK के अंदर ये हुआ था कि KPK में पिछले 2 इंतखाबात मुसलसल PTI ने जीते, वहाँ ग्राउंड लेवल पे उनकी प्रेजेंस भी मौजूद है, उसका वोटर कमिटेड है, और वो इमरान खान या PTI के लिए कमिटेड है, और परवेज़ खटक के लिए कमिटेड नहीं है। तो वहाँ के नताइज सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे कि वो नतीजा हमें किस तरफ लेकर जाता है। बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय PTI जीतते हैं या नहीं जीतते, शायद वो एक इंडिकेशन होगी कि उनका कितना इम्पैक्ट है उन नौजवानों का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की कि जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं फिर उनको नेक्स्ट टाइम के लिए डीलिस्ट कर देना चाहिए, खास परसेंटेज से नीचे ये जो वोटर को भी एक कंफ्यूज करने का भी एक तरीका है ना सर, कि इतने सारे अगर बैलेट पेपर के ऊपर निशान है। PTI पार्लियामेंटेरियन है, इसी तरह की एक PTI और कोई PAZ बन जाती है, अगर उसको कोई 2% टोटल वोट से कम पड़ा है, अगर पाकिस्तान में 6 करोड़ वोट डलते हैं और उसका 2% उस पार्टी को नहीं डलता तो उसको डीलिस्ट कर देना चाहिए, अगले इंतखाबात में एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुनीब, आप अग्री करते हैं इस बात से? मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि 5.5 करोड़ का जो आपका वोटर है, नौजवान वोटर है, सबकी नजरें हैं उनके ऊपर, आपका मोर देन 46% बनता है, लेकिन जब आपके कैंडिडेट चूज करने की बात होती है तो वही पुराने चेहरे हम देखते हैं, हर जगह वही नजर आते हैं। बड़ी जमातों ने उनका 5-6% भी नहीं है जो उन्होंने यंग कैंडिडेट कहीं से खड़ा किया हो। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो सबसे ज़्यादा तब्दीली की बात ऑफ लेट किसने की थी? तहरीक-ए-इंसाफ ने। और इमरान खान साहब, जब अगर किसी को याद हो, उनका जो पहला इलेक्शन था, मैं बात करूँ गालिबन वो 96 का था, 96-97 का, उनका जो वो इलेक्शन में जो पैगाम था ना, उन्होंने कहा पाकिस्तानी कौम आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाएगी, इसीलिए हम नए चेहरों को लेकर आएंगे। अब आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब जब एक ख़ास गद्दी पर सवार हुए, जब वो 22 साल जद्दोजहद की बात करते हैं, लेकिन असल जद्दोजहद जो थी वो तब हुई मिली उन्हें जब वो पाशा साहब के साथ उनकी संगत बढ़ी ऑनवर्ड्स 2011 वो। अच्छा, अब आप ये देखिए, वो मौका भी जब आया, उसके बाद जब इक़्तिदार के झूले में भी वो झूले, तो उस वक्त भी तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए प्रायोरिटी नए चेहरे कम थे, रिवायती इलेक्टेबल्स जिनके बारे में वो कहते रहे इलेक्शन 2018 से पहले कि मैं फलाने को नहीं लेंगे, लोटों को नहीं लेंगे, फलाने को नहीं लेंगे, सबको लिया। इसलिए क्योंकि पावर पॉलिटिक्स शायद है ही ये, उसके अंदर फिर उसूल और नए चेहरों को लाना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए, ये चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। और मैं इस आइडिया से मुझे लगता है, मैं एग्री भी करता हूँ कि वाकई जो सिर्फ आवाम का पैसा ज़ाया करने के लिए या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर कोई पार्टी बन जाए तो उसको तो खैर वाकई अगर ख़ास रेशो से कम हो तो डीलिस्ट भी होना चाहिए। लेकिन कोई भी जमात, मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी हमारे मुल्क में बड़ी जमातें हैं,
शायद ये रिस्क लेती ही नहीं है, अनलेस कि वो एक खास पेडिग्री से ना रहा हो कोई सियासतदान कि अच्छा जी ये यंग बच्चा है उस खानदान का और इसको वोट मिलेगा क्योंकि उसी खानदान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अदरवाइज तो कौन किसी नए को चांस देता है जी। बिल्कुल इमरान खान साहब के पास ये मौका था, बाकी तो रिवायती सियासी जमातें जी, और फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब के ऊपर जब मुश्किलात बढ़ी तो फिर वही पुरानी वाली सियासत का रिवाइवल शुरू हो गया। ज़ैगम साहब, ये मुल्क पे तकरीबन तमाम सियासी जमातों की नजरें, ऑब्वियसली सर हम जो बात करें 5.5 करोड़ की जो हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके ऊपर नजरें हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उनको कैंडिडेट के तौर पर चूज नहीं करते। 17-18% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है, लेकिन अगर मैं इसकी ग्राउंड रियलिटी देखती हूँ तो ये जो तलबा यूनियंस हैं ये अभी तक बहाल नहीं हुई हैं। फिर इलेक्शन में हम नए चेहरों को सामने ला नहीं रहे, नई क़यादत ऑब्वियसली हमारे सामने आ नहीं रही है। सबसे बढ़कर हम नौजवानों को सियासी निज़ाम से जोड़ कैसे सकते हैं? अभी हम बैठ के बातें तो भरपूर करें कि जी वोट डालें वोट डालें वोट डालें, लेकिन इस निज़ाम से भी तो जोड़ना है ना उन्हें। कैसे, क्या मैकेनिज्म है इसके लिए? देखिए, बहुत ही अहम बात है इस वक्त जो हमारी सियासत में क्राइसिस है और बड़ी सियासी जमातों का जो क्राइसिस है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह नौजवानों से उसका डिस्कनेक्ट है जी। देखिए, पाकिस्तान एक यूथ बल्ज कंट्री है, यानी पाकिस्तान एक ऐसे मरहले से गुजर रहा है जहां पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत जो है उन नौजवानों पर मुश्तमिल है और अब उनमें तालीम भी बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन मामला ये है कि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने नौजवानों की शमूलियत के, सियासी शमूलियत के रास्ते बंद कर रखे हैं और ये एक बड़ी वजह है कि नौजवान उनसे नाराज़ है। जो एंगर है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से है, ताकत में हिस्सा ना हो मिलने की वजह से। उसकी वजह यह है कि जो हमारा मॉडल है सियासत का, उसमें सियासी जमातें इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करती हैं, उनको बदल नहीं सकती। एक तो वो खुद डायनेस्टीज़ हैं, भाई बेटी दामाद समधी, मतलब माशाल्लाह एक तो वो कल्चर है। उसके साथ 350 और डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने चलना होता है। और इस मसले के पीछे जो बात है, जो उसका हल है, वो ये है कि सियासी जमातें अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाएं। जब डेमोक्रेटिक बनाएंगी तो नौजवानों का रास्ता खुलेगा, वो आएंगी। और दूसरा इसका जो हल है वो है लोकल गवर्नमेंट्स। देखिए, जब लोकल गवर्नमेंट्स होती है तो 10,000 मुंतखब हुकूमतें बनती हैं, 1.5 लाख लोग मुंतखब होते हैं, पार्टिसिपेशन का एहसास होता है। तब्दीली का रास्ता खुद इन्होंने रोक रखा है और उसकी कीमत इनको देनी पड़ रही है और मज़ीद देनी पड़ेगी अगर मुल्क की अक्सरियत को, और वो भी नौजवानों को, फिर पढ़े लिखे नौजवानों को, उन पर अगर ये दरवाजे बंद रखेंगे तो वो दरवाजे तोड़ कर अंदर आएंगे, जो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर यही क़यादत हमें मिलती रहेगी और इन्हीं को ही वोट डालते रहेंगे साल तक, जब तक अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। अब आयशा, ये जिस तरह से हम नौजवानों के हवाले से अभी बात कर रहे हैं, जब हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, ये बड़ी जमात हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी जिनके बारे में 2018 में भी कहा गया कि ये वोट स्पॉइल करेंगे और 2024 में भी उनके बारे में यही कहा जा रहा है, यानी TLP के बारे में, कि ये स्पॉइलर हैं। आपको लगता है कि क्योंकि इन्होंने इन बाकी बड़ी जमातों से ज़्यादा नौजवान कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, आपको लगता है ये कोई इम्पैक्ट डालेगा? अभी नहीं, इन फ्यूचर कहीं आपको नज़र आता है? समझते हैं आप? देखिए किरण, वोटर क्यों उस तरफ जाएगा ये सोचने की बात है, जबकि वो सिर्फ अभी वोट को काटेंगे, मतलब बड़ी जमातों को नुकसान देंगे। जैसे आपने कहा, माजी में भी ये हुआ, अभी भी यही होगा। इन अ लॉन्गर रन तो मुझे अभी नहीं लगता जो आप कह रही हैं कि आगे फ्यूचर में वैसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि जहां पर वोट ने जाकर सब्सटेंशिएट नहीं होना, उसका कुछ सॉलिड रिजल्ट नहीं आना, वो उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी, तो वहां वोटर क्यों जा रहा है? वोटर कहीं ना कहीं मायूस हो रहा है। जो पहले बात हो रही थी, मायूसी कौन दे रहे हैं? निज़ाम दे रहा है, वो मुंतखब नुमाइंदे दे रहे हैं जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं। उनके सोचने की बात है कि जब आप बार बार, ये नारे की हद तक नहीं होना चाहिए कि आप उस वोटर को यूज करने की कोशिश करें जो इस वक्त मैच्योरिटी के इस लेवल पर है कि वो पिछले 20, 25, 30 साल की सियासत को कंपेयर कर रहा है। खास तौर पे 2000 से लेके अब तक इन 24 सालों में सब तरह के निज़ाम हम देख गए। मुशर्रफ साहब का रूल देख लिया, 8 साल, पैदा होती काफ लीग देखी, खत्म होती देखी, पीपल्स पार्टी के 5 साल देखे, मुस्लिम लीग नून के 5 साल देखे। चलें, किसी की वजारत उज़्मा पूरी नहीं हो, मगर हमने 5-5 साल की 2 डेमोक्रेसीज देखी मुकम्मल होती। फिर PTI के पौने 4 साल, कैबिनेट PTI के पौने 4 साल देखे, 16 माह की जमातों का इकट्ठ भी देख लिया है। लेकिन क्या इंतखाब के बाद सामने आने वाले नुमाइंदे रियल इशूज को एड्रेस कर पा रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं मामलात को एड्रेस किया जाता है जब हुकूमत बनाने से पहले जो लेन देन होता है, जो डील्स तय होती हैं कि आपकी हुदूद कहां तक, फलां की हुदूद कहां तक और फलां की हुदूद कहां तक? हमारा मसला ये है
कि अंदर जाके बैठने वाले रियल इश्यूज को डिस्कस नहीं करते। वो क्यों नहीं डिस्कस करते? वो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। अभी आपने खवातीन की सीट्स की बात की, नौजवानों की बात की, ये तो सियासी जमातों के हाथ में है कि यहाँ पर आप तवाजुन पैदा करें, यहाँ पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ तो नहीं कोई रोकता। और शायद ये तवाजुन फिर जब आएगा, वो जो आगाज में मलिक साहब ने जहाँ से बात शुरू की है कि वो डेमोक्रेसी, जब जैकम साहब भी जो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जब आप डेमोक्रेसी लेकर आएंगे तो उसके बाद ये सारा मामला होगा। आप साहब ऐसे ही ये चीज़ सही होगी सर, या कोई और मैकेनिज्म है? आप समझते हैं कि नौजवानों को सिर्फ उनको नारे की हद तक नहीं, सिर्फ उनको ये कहने के लिए नहीं कि हम आ गए तो आपको नौकरियां देंगे, आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, बल्कि उनको अमली मैदान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा या करना चाहिए पार्टीज को? सारी जिम्मेदारी, ये सारी बात सियासी जमातों पर नहीं डाली जा सकती। ठीक, बहुत सीरियस मौजू हो चुका है, लंबी ट्रांसमिशन है। लेकिन जिस मुल्क, आप अंदाज़ा लगाएं कि मिसाल आपको देता हूँ कि जिस मुल्क में बच्चा पैदा हो तो उसे मुस्लिम लीग काफ दिखाई जाए, जो भी आयशा ने कहा कि पैदा होते ही हमें मुस्लिम लीग काफ नजर आई बजाय अजान के। ठीक है, तो आप सार साहब ने कल कहा था कि मैं ट्रांसमिशन में अपने हिसाब से छक्का मारूंगा। नहीं, खोलते ही छक्का मारा है। नहीं, इस तरह ठीक है कि इस सदी के पैदा होते ही हमने कहा देख के बात कर रहे हैं, ये क्या बात है? पिछली सदी की भी बात कर रहे हैं। तो वो बात ये है कि सब चीज़ें मैं समझता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कल्चर से जुड़ी हुई होती हैं। आप उसमें आइसोलेशन में एक इदारे को, सियासी जमातें भी इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, नहीं ठीक कर सकेंगे। हमारे देखिए मोरोसियत जो है ना, डायनेस्टी जिसका जैगम साहब जिक्र कर रहे थे, वो उस अच्छी भी है और बुरी भी है। अब मैं ये बात अगर पीटीआई पे लगा के देखूँ, इस वक्त वो हेडलेस चिकन है पीटीआई, सरकटा मुर्गा जिसे कहते हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ ये झगड़ा पड़ा हुआ है फैमिली के अंदर ही। जैसे कि किसी वक्त ये कहा जाता था पीपल्स पार्टी के बारे में कि मुर्तज़ा भुट्टो और तरफ हैं, नुसरत भुट्टो और तरफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो और तरफ हैं, फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, ये इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मोरोसियत कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन को बचाती है। हमारे कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर पीटीआई में भी ये थोड़ा सा उन्हें भी इसी कल्चर के साथ चलेंगे तो आप एडवाइस कर रहे हैं कि घर में जमात किसी को करना पड़ेगा। वसीयत आप मुझे बताएं, उन्होंने गौहर को बनाया प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी बनाया, वो कितने दिन चला? पंक्चर हो गए थोड़े दिनों बाद ही जाके। तो वो लंबी, चलो एक बंदे तक रख लें, पूरी फैमिली ना भर्ती करें, इतनी रियायत दे दें। वो देखें, वो तो आइडियली तो हो सकती है। साहब, मैं जावेद साहब का भी कमेंट शामिल करना चाह रही हूँ। आपको पता है कि शहजाद साहब का भी, क्योंकि वो एक ब्रेक की भी कॉल साथ साथ आना शुरू हो जाती है। माफ कीजिएगा सर, शहजाद साहब, मैंने इसलिए आपसे, सर मैं आपसे पूछ रही कुछ और बात, मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस के बाद क्वेश्चन देने वाली हूँ। देखिए शहजाद साहब, मुझे शहजाद साहब ब्रेक में बोले, इसीलिए मैं आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दे रही हूँ। ब्रेक तो ले ही रही हैं आप जी। आप शुरू के स्टेशन पे जरा कम रुका करें ना। आप स्टेशन पे आते आते बात बनेगी, ऐसे तो ना करें ना आप उधर लंबे सर मोमेंटम बनाना पड़ता है ना मलिक साहब, मोमेंटम बनिए ना, आप लेट हो जाता है। अच्छा सर शहजाद साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, पीपल्स पार्टी जिनकी पहली खातून वजीर आजम थी, एजाज़ था ये पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर भी हम देखते हैं तो ख़वातीन की नुमाइंदगी हमें इतनी दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों है सर? हमारे इस प्रोग्राम में मुश्किल से पहली दफ़ा 2 ख़वातीन बैठी हैं। कौमी सियासत की बात करते हैं। मैं आयशा वेलकम कर रहा हूँ आप इसमें। अगर आप ख़वातीन के, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रा नौजवान वोटर्स पे कर रहे हैं ताकि राउंड पूरा कर लें। अच्छा, ये जो मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ कि 18 से 35 साल के नौजवान वोटर, ये किसने कहा कि 18 से 35 साल? कुछ 45 साल के वाले भी मिलाएं तो कुछ और नौजवान हो जाएंगे। आज मजे की चीज हुई, आज नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि यहाँ पर जलसे में कुछ 5 और 10 साल के लोग खड़े हुए, तो सारे 20 और 22 साल वाले हाथ उठा के खड़े हुए थे। तो वजह ये है कि 18 से 45 जो है ना, दैट इज 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। वो 46 था ना, ये 65। और ये जो एडिशनल हैं जो 35 और 45 वाले, ये पिछले 10 साल पहले 35 साल के थे, और 10 साल से पीटीआई का आप नाम देख रहे हैं और उनकी हुकूमतें देख रहे हैं। तो ये प्लीज़ 18 से 35 के अंदर कंफ्यूज मत हो। 45 साल एंड लेस इज़ वेयर, जहाँ पे नौजवान वोटर का थ्रस्ट है इस वक्त। एक बात। दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि वो एलियनेटेड हैं या वो डिसइल्यूजनड हैं। मेरा ख्याल है बहुत चार्ज्ड है, बल्कि अब वो मैं देखता हूँ पाकिस्तानी इलेक्शंस के, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर उनकी एक अपनी ओपिनियन है इस नौजवानों की। तीसरी बात, आपके शहर कराची से इस दफ़ा ऐसे
कैंडिडेट्स हैं जो 26-27 साल की उम्र के कैंडिडेट्स हैं, यंग बैरिस्टर्स। एक हमारे पास ही बैठे हैं, मैं तो इतना कैच बैठा हूँ कि गेट इनटू पॉलिटिक्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अच्छा बोले बहुत पॉलिटिक्स में आने से तो कहने का मतलब मुझे भी चाहिए मेरी मैं पॉलिश किया जा रहा है पॉलिटिक्स। तो ये बोला नहीं। हाँ, ये जो यंग लोग हैं ये बिल्कुल चार्ज्ड अप हैं, इट इज टाइम। और आप इसका डिस्कम्फर्ट देख सकती हैं जो हमारी कन्वेंशनल पार्टीज है ना, PMLN, PPP, ये जो बूढ़ी लीडरशिप है हम जैसों की 70 एंड 75 एंड ऊपर हैं, 17 हुए लोग जो हैं, ये घबराए से हैं इस मरतबा, दे नॉट एज कॉन्फिडेंट। अभी एंड में आके कोई कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है ऐसे ही। वो साथ ही आपने सर अफसार साहब की तरफ यूं कर और फाइनल बात नहीं ये तो नौजवान है हमारे, ये नौजवान। अच्छा फाइनल बात आपको बार बार हम TLP की बात करते हैं, मुझे बताइए जमीयतुल उलमा इस्लाम JUI और JI जो पुरानी जमातें हैं और मजहबी जमातें हैं, हम उनसे क्यों अनकंफर्टेबल नहीं होते और TLP से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? सो समबडी नीड्स टू थिंक अबाउट इट कि यार ये JUI और JI पंजाब में क्या मिसिंग रही है इतना अरसा कि TLP की जगह बन गई? अगर ये इंस्टीट्यूशनल जमातें, मजहबी जमातें हैं, इधर भी अपना प्यार इसी तरीके से जमातें जिस तरह वो KP में है, बलूचिस्तान में है, इन इलाकों में है, तो शायद पंजाब में भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियस थाट रहती है हमारे यहाँ। तो ये क्यों एक यूथ TLP की शक्ल में, जिसको हम रेडिकल भी समटाइम कहते हैं, इस सोच के साथ पैदा हो रही है? इसलिए क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हम चार्ज अप नहीं एज ए नेशन, वेरी चार्ज अप, अबाउट टू चेंज। मेरा ख्याल है ये आखिरी इलेक्शन है जो कि आप इस किस्म का देखेंगे। अगली दफ़ा आपके जो नौजवान वोटर्स और औरतें और आपने मेरी तरफ इशारा करके कहा है, तो यानी मुझे भी समझना चाहिए कि मैं भी अभी इसी वाले ब्रैकेट में हूं जिसकी आप बात करें, लेकिन जो मैंने बात की थी वो वाले में, वो 45 वाले ब्रैकेट में नहीं हूँ मैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए जी, एक जबरदस्त हमारी ट्रांसमिशन यहाँ पर चल रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। पहले सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे नौजवान वोटर्स या कैंडिडेट्स उनको क्यों नहीं है इंतखाबी दौड़ में। बस ठीक है ना, वो गुजर गया पहले ब्रेक। मैं बस हवाला देते रहे, सबको आपने बाबा बना दिया। नहीं, मैंने आपको भी शामिल किया था उसमें। तहकीकाती रिपोर्ट होगी इसके ऊपर। ठीक है मलिक साहब, वो फिर 12 बजे के बाद वाली ट्रांसमिशन में, वो जो ब्रेक के बाद होती है उसमें कर लेते हैं। नहीं निकलना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और हम खवातीन के हुकूक की भी, क्योंकि 2 खवातीन की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी हम बात करें। मलिक साहब, नून लीग की सियासत में उतार चढ़ाव हम देखते रहे और 90s के बाद जो PMLN की सियासत रही, इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। जो कुछ उससे पहले हुआ वो सब हमारे सामने किताबों में भी मौजूद है। अब मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं, वो हमें फ्रंट फुट पे दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह से ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं है। आप समझते हैं कि अभी या मुस्तक़बिल करीब में यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा? जिस तरह से मरियम साहिबा फ्रंट फुट पे लीड कर रही हैं, उस तरह से फिर ये जमात आगे ख़वातीन को मज़ीद भी आगे लेकर आएगी? आपको लगता है ऐसा कुछ? एक तो PMLN का जो स्टार्ट है ना, वही 90s में जमात बनी। PMLN 90s में ही बनी थी, जब ये तकसीम हुई है, ग्रुप पैदा हुए हैं, तो 90s में इसका आगाज़ हुआ था। दूसरा, इनके ऊपर जो छाप है ना पीछे, वो IJI वाली है। तो ट्रेडिशनल जो एक वो रवायती पॉलिटिकल फैमिलीज थी ना, उसी से मिलके PMLN बनी थी। मुस्लिम लीग पहले बनी भी, नवाबों ने बनाई थी, उसके अंदर वो छाप चलती जा रही है, चेंज नहीं हुई उसके अंदर। मुझे नहीं ख्याल है कि अगले 10-15 साल इसके अंदर कोई बहुत रेडिकल चेंज आप देखेंगे। एटलीस्ट 15-20 साल तो मुझे ये जमात ऐसी नज़र आती है। जिस दिन मरियम नवाज़ को इस जमात की सदारत मिली, तो ये होगा कि उसके अंकल्स वगैरह, जैसे अभी भी शायद खान साइड पे हो गए, कल को हो सकता है आपको ख्वाजा साद रफ़ीक भी साइड पे होते नज़र आए, कई और भी उसके अंकल साइड पे होते नज़र आए। वो तब्दीली आएगी। मोहतरमा के आने के बाद पीपल्स पार्टी में भी आई थी, लेकिन आपको बड़ी तादाद में ख़वातीन की नुमाइंदगी नज़र नहीं आई। वहाँ पोलिटिकल फैमिली से ही लोग आते हैं। कोई ऐसी जमात जिस तरह PTI ने दावा किया था, वो उनका दावा रहा। KP से वो बहुत सारे नौजवान लेके, अली मोहम्मद आया, मुराद आया, शहरियार आया, सारे नए नौजवान थे वो लाए उसमें। लेकिन ख़वातीन की नुमाइंदगी के मतलब या तो शायद अभी तक पार्टिसिपेशन रेशो डायरेक्ट इलेक्शन में उतनी है नहीं। शाजिया मरी लड़ रही हैं सांगड़ से, तो सिंध में भी आप देखें तो बेनज़ीर उस पार्टी के ऊपर वो प्राउडली अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है पार्टी की, यहाँ से हमारी जमात से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बनी। तो वहाँ पे कितनी ख़वातीन हैं? ये रवायती जमातें हैं, इनको 15-20 साल 25 साल लगेंगे ख़वातीन को आगे लाते हुए, जल्दी ये चेंज नहीं आएगी। आपके पास मुनीब खबरें होती हैं ना बड़ी, आप इस दफ़ा क्या हमें मुल्क में कोई खातून वज़ीर आज़म मिल सकती हैं? नहीं,
अभी तो आपने वो कहते हैं ना, आपको थोड़ी सी, मुझे पता है आप कल भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी पंजाबी में, लेकिन वैसे मैं कहता है नया कट्टा खोल दिया नवा कट्टा खोल देता है, मतलब ऐसा तो कोई दूर दूर तक नहीं। अभी तो जो जैसे जिनको बिलावल साहब को जिन पर एतराज़ था कि पुराने जो जितने भी हैं बुजुर्ग सियासतदान उनको बैक सीट लेनी चाहिए, तो किसी का कोई ऐसा इरादा नहीं है। जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, बिल्कुल वो तैयार हैं, बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब आज आपने अखबारों में देख लिया, उनकी जमात ने बिल्कुल उनको पिच किया है कि वही प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वही बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी इनकरेजिंग बात होगी कि हो, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा ही बेस्ट कंटेंडर इस वक्त नज़र आती हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, अगर आज की इलेक्शंस का हम नक्शा देखें तो। लेकिन मुझे जहाँ तक हालात लगते हैं कि अभी शायद वो उन्होंने सारे वो जो मराहिल थे वो तो ख़त्म कर लिए, मतलब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स भी कर ली, उन्होंने जेल भी बर्दाश्त कर ली, उन्होंने पावर पॉलिटिक्स भी देख ली, अपने खिलाफ मुक्तदरा को होते हुए भी देखा और फिर ख़ुद को मुक्तदरा के करीब भी देखा। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली हैं, जो जितनी होती है ना कि किसी एक मिल होता है उससे गुजरता है कोई भी सियासतदान, उससे तो वो गुजर चुकी है। मरियम का शायद ये पहला इलेक्शन है, या इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन भी उसका एक टेस्ट होगा लड़ नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स की हैं और उन्होंने देखिए जो उस जमात के अंदर रिफ्लेक्शन है ना, पहला वोटर कनेक्ट है मियां नवाज शरीफ साहब से, दूसरा वोटर कनेक्ट है मरियम नवाज शरीफ से, कि वो मियां नवाज शरीफ का रिफ्लेक्शन लोगों को नजर आता है कि उनकी साहबजादी है, तो वो बिल्कुल कैंडिडेट के तौर पर हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद को उस वक्त वो करिए। हाँ, शायद चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए वो एक कैंडिडेट हैं, वो पंजाब के हल्के से लड़ भी लेंगे इलेक्शन, तो आगे आने वाले वक्त में कोई भी खातून आए तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुल्क का और जबरदस्त इमेज जाएगा जी। हम तो बीबी शहीद को आज भी याद साहिबा ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे याद पड़ता है 2013 में मलिक साहब वो मियां साहब के ऑफिस में एक सोशल मीडिया का सेल हुआ करता था, उसके बारे में बात होती थी कि वो चलाती, वो उसे ओन नहीं करती, बट पार्टी के अंदर तो वो पॉलिटिक्स कर चुकी है। इलेक्शन उनका एग्जैक्टली ये पहला होगा। जैगम साहब, ये जो सारी सिचुएशन हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जहाँ पर टिकट्स की जहाँ जो नज़र भी आता है तो वहाँ पर भी भर्ती का टिकट दिया जाता है, उस तरह से ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं है। इसको बेहतर करने के लिए आप समझते हैं कि ये सियासी जमातें हैं ये अभी उसी रिवायत पर ही टुक टुक खेलती रहेंगी, या आपको लगता है कि कोई पार्टी है जो स्ट्रगल कर रही है इस चीज़ पर? अभी तक तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बात पर उनमें एक इत्तफ़ाक़ राय है, या पार्टी के अंदर एक इत्तफ़ाक़ राय है कि ख़वातीन को शमूलियत देनी है। देखिए, पाकिस्तान समेत 4 जनूबी एशियाई मुल्कों में ख़वातीन सरबराह ममलकत रह चुकी हैं, गवर्नमेंट की सरबराह रह चुकी हैं। श्रीलंका में सरबराह ममलकत, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में सरबराह हुकूमत। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ एक खातून के सरबराह बनने से मुल्क में ख़वातीन की हालत में तब्दीली नहीं आती। उसके लिए आपको ख़वातीन को माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर मुक़्तदर करना होता है, इन तमाम चीज़ों में उनको शामिल करना होता है, और वो इन मुल्कों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने नहीं किया। अब स्पेशल सीट्स की आपने बात की, मिसाल के तौर पे बहुत दिलचस्प एग्जांपल है। इसको बनाया ही इसलिए गया था कि ख़वातीन को वहाँ लाया जाए जहाँ वो शायद ख़ुद मुकाबला करके नहीं आ सकती, ख़वातीन को मुक़्तदर बनाया जाए, एक तरह की मिसाल कायम की जाए। लेकिन उसको सियासी जमातों ने इस्तेमाल क्या किया, बीवियाँ, बेटियाँ, फुफियाँ, ताइयाँ, पूरे ख़ानदान उन्हें भर्ती कर लिए। ख़वातीन में जो इंतहाई काबिल ख़वातीन मौजूद हैं, जिनके पार्लियामेंट में आने से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता, एजुकेशनिस्ट हैं, हेल्थ की एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनको अगर लाते तो वो एक बेहतर तौर पे कंट्रीब्यूट भी करती, एक इमेज भी बेहतर क्रिएट होता, तो वो हमें नहीं नज़र आ रहा। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अभी तक वो 20वीं सदी के फ्रेमवर्क में फंसी हुई हैं, और उनका जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो भी वही पिदरसरी पेट्रियार्कल है कि ऊपर तो अब्बा ही होगा। और आखिरी बात देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है दूसरी कई जमातों की तरह एक मरूसी ट्रांसफ़र के प्रोसेस से गुजर रही है, जिसमें लगता है कि मियां साहब ने फैसला कर लिया है, उनकी वारिस उनकी बेटी ही होंगी, और रेजिस्टेंस को ख़त्म किया जा रहा है। मालिक साहब ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़े आराम से डिक्लेयर कर दिया ना, सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, लेकिन मालिक साहब कह रहे हैं कि शायद सदारत के लिए खातून हो सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। समझते हैं आप ये वाली फिल हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल किरण, इट्स टू अर्ली टू से, और मेरा ख्याल है इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सदर का ओहदा काफ़ी डिकोरम मांगता है, और वहाँ तक जिसने पहुँचना है
मेरे ख्याल उसको किसी इलेक्शन की भी इस वक्त ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ जाना है। जब आप ख़वातीन की बात करते हैं, ज़ैगम साहब ने एक बात की, खुद मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ये जो सोच है ना सोसाइटी की, ये हम सियासी जमातों से तवक्को करें, सियासी जमातें माशरे से निकल रही हैं। मलिक साहब ने बात की कि PTI KPK के अंदर कितनी ख़वातीन असेंबली में लेकर आए, बात ज़रूर की, नौजवान वोटर की ज़रूरत थी, उसको आपने लुभाया, सिखाया क्या, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से इस मुल्क की औरत, काम करने वाली खातून, मीडिया में काम करने वाली खातून को ये ट्रीट किया जाता है, वो PTI ने जो सिखाया है पिछले 8 साल में, वो शर्मनाक किस्म की बात है। कितने वालिद चाहेंगे कि उनकी बेटियां ऐसे माहौल में बाहर निकल के काम करें या बात करें? तो सियासी जमातें जिनके अंदर जमहूरियत नहीं, जो खवातीन की सीटें पार्लियामेंट के जरिए मखसूस की गई, वो सिर्फ दुनिया को बताने को जी हम डेमोक्रेसी हैं, ये खवातीन हमारी पार्लियामेंट में बैठती हैं। बता दिया किस किस्म की खवातीन पहुंच सकती हैं। जो हमारा इलेक्शन का ग्राउंड है, वहाँ इलेक्शन कौन लड़ सकता है? क्या एक मेरे आपके जैसी आम खातून, क्या एक आम आदमी भी इलेक्शन इस मुल्क में लड़ सकता है? तो खातून को लाने के लिए आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा। हर बाप को अपनी बेटी को वो स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी जो नवाज शरीफ साहब अपनी मौरूसियत ट्रांसफर करते हुए अपने बाद अपनी बेटी को खड़ा कर रहे हैं, और एक मजमा उसके लिए ताली बजाता है। ये हर मोहल्ले, हर इलाके में जब हर वालिद, हर भाई अपनी बहन के लिए ये सोच रखेगा, तब खातून आपको पार्लियामेंट में आती नजर आएगी। ऐसे हम खातून पार्लियामेंट में इन सियासी जमातों पर तकिया करके एक वाइब्रेंट खातून नहीं समझ सकते कि आएगी ये डिलीवर कर सके। ये जो आपने बात की ना कि जिस तरह का सलूक पिछले 8 से 10 साल में, और बहैसियत खातून सहाफ़ी हमने भी बड़ा बर्दाश्त किया है, जिस तरह की ट्रोलिंग, या तो आप आदी हो जाएं जी, आप सुने ही ना, आप तवज्जो ही ना करें जी, लगे रहें क्योंकि आपकी सीख ये है, आप यही बिहेव करेंगे, हमारी ये सीख नहीं, हम ये बिहेव हाँ जी, या तो आप फिर छोड़ दें या फिर आप बर्दाश्त करें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप कैसे कहती हैं कि यहाँ खातून हो जब कल्चर और अप्रोच लीडर्स की सोच है? जी अफसार साहब, आपको लगता है वैसे जो मलिक साहब खबर दे रहे हैं, इस पे कोई सदाकत आपको लगती है, या आपको लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ हो सकता है? मैं इस पे आपने सदाकत की शर्त लगा दी है, इसलिए मैं इस पे ना ही जवाब दूं, बेहतर है एनालिसिस दे दें। लेकिन एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा कि जिस पे आप इतने मुअज़्ज़ज़ और सीनियर तजियाकारों को बिठा के तबसरा कर रही है। इतनी मिट्टी भी ना डालो यार, इतनी मिट्टी भी ना पाओ, इतनी मिट्टी भी ना पाओ, थोड़ी तो बंद अजय तो मैं जरा चुटकी जी छुट्टी है आटे से नमक। अच्छा बात ये है, वैसे नमक जायका बदल देता है, चुटकी बराबर बदल दिया ना जायका। बात ये कि जायका बदलने से मुझे याद आया कि हम इन्होंने कल्चर की बात की। कल्चर मैं समझता हूँ कि बाज़ केसेस में मज़हब को भी मुतासर कर जाता है, और मज़हब पीछे चला जाता है, कल्चर आगे रह जाता है। हमारे अपनी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए कल्चर को अलग करके हमें किसी चीज़ पे तबसरे नहीं करने चाहिए। इतने नौजवान वोटर्स, नौजवान लीडरशिप, औरत की लीडरशिप, अभी मैं सोच रहा था 250 साल हो गए अमेरिका में जमहूरियत को आए हुए, 250 साल में एक बार भी वहाँ खातून जो है वो सदर नहीं बन सकी। 250 साल, हमें 10 साल होते नहीं है डेमोक्रेसी को, और हम ऐसा तोते की तरह वो तोप चलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मुनासिब 250 साल इंतजार कीजिए। देखिए नहीं समझिए, ये नहीं बात ये है कि कुछ रियलिज्म में भी रहना चाहिए ना लोगों को। तो हमें शायद ज़्यादा दुनिया देखी हुई लोगों से, लोग हमें बातें करते सुन के समझते हैं हाँ हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं, हम निकालने चाहिए, लेकिन इतने कीड़े तो ना निकालें कि फर्श पे कीड़े हो जाएं, पाँव रखने की जगह ना रहे। और ये एग्जाम्पल इसलिए है, एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाते हुए भी 250 साल ही लगे। चले हमारे यहाँ तो ब्लैक अभी भी नहीं प्रेसिडेंट बन सकता, वोट्स का हक अभी भी हमें हैंडसम चाहिए, वोट्स का हक 65 में जाके, 65 में जाके हमें तो अभी हैंडसम चाहिए यहाँ पे। हम 250 साल पीछे क्यों जाए ना, हम आज की 2024 में स्टॉप लगा दिया ना कि कह करके अभी भी हमें हैंडसम चाहिए। नहीं मुझे बात कल्चर को बदलना है। फिर आप इस स्टेशन से ऐसे गुजर रही है जैसे एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है, ये कोई बात है करने वाली, आप कर ले फिर। चले आप कंप्लीट करें, नाराज क्यों होते हैं? नाराज ऐसी कर, ये अब सार साहब ऐसे ही नाराज हो जाते हैं मोहब्बत से। अच्छा मैं आप भोले हैं, भोले रहें। मैं अभी एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत एक मुश्किल काम है, सियासतदान हुकूमत आप किसी नौजवान को नहीं पकड़ा सकते। मैं आपको अभी, आप जब सारे मुअज़्ज़ज़ तजियाकार मुझसे पहले लंबे स्टेशन वाले बात कर रहे थे, मैं एक हिसाब लगा रहा था आप सबकी मिला के, आपकी एज मैंने 32 साल भी रख के ना, हमारी टोटल एज 370 साल बनती है इन तजियाकारों की।
370 साल उम्र है हमारी, और इसको डिवाइड करें 7 से तो 53-54 साल हमारी एवरेज एज बन रही है। हम किसी 22 साल 23 साल वाले की बात हो रही है, हम किसी 22-23 साल के ऐसे कतई कलामी की बात, अब इतनी मासूमियत से ना सियासतदान बाहर निकाल देते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब होकर लाखों वोट लेके बैठते हैं। आप कहते हैं इन्हों ना पूछो, बाकी सारे नु पूछ लो, तुसी भी जिम्मेदार, तुसी अब देखिए इस 1 वर्सेस 2 एंकर्स एक बंदे को पड़ गए हैं। अब मुझे बात ये है कि हम किसी 22-23 साल के को यहाँ तजिया निगाह नहीं आने देते कि यार इसे क्या पता। तो सियासत तो मुल्क चलाना होता है, थोड़ा सा तो आप डिमांड करें। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये अच्छे, इनके पास विजडम तजुर्बा ज्यादा है। मैं चाह रही हूँ जरा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन पहले ले लूँ, क्योंकि अब अगले 1 घंटे के बाद सर कैंपेन खत्म होने जा रही है, उसके बाद फिर परसों इलेक्शन होने जा रहा है और सारी जमातें जिस वजह से मैं एक और एंगल से आपके सवाल का जवाब दे। देखिए इस वक्त जो अगले हमारे जो ना कैंडिडेट्स, इनमें 2 ऐसे हैं जिनकी साल 90 साल से ज़्यादा उम्र है। एक 95 की है, एक 90 की। उनकी 90 से ज़्यादा उम्र है। अच्छा, पहली बात तो उनको भी तो किसी तरफ लगाना है हमने, या अल्लाह ताला उनको जिंदगी और दे और दे, लेकिन ये है कि ये भी मौजूद है। आईपी का एक और काम कीजिए, अपनी हम टीम को कहते हैं कि आपने जो वोटर्स हैं उनकी तो एज हमें बना के दे दी, आप काइंडली हमें एक कैंडिडेट्स की भी बना के दें, हमें पता लगे कि बहुत जबरदस्त आइडिया, 80 से 90 में कितने हैं, 70 to 80 कितने हैं, और 60-70 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे हमें अंदाजा होगा कि असल में आपकी जो एक्चुअल जो आपकी कैंडिडेचर है वो किस किस्म की डेवलप हो रही है। सर किसी भी पार्टी ने नौजवानों को 20% भी टिकट नहीं दिए हैं। नहीं ठीक है, क्या मतलब नौजवानों में काबिलियत ही नहीं है कि वो जो भी कह रहे हैं इस एज वाइज ऊपर ही जाएं, काबिलियत सब उधर ही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो सामने आना चाहिए, सामने आना चाहिए दुनिया के, हमें पाकिस्तान को पता लगे कि भाई हमें किस चीज की कमी है, कहाँ पे कमी महसूस हो रही है। अच्छा, अब सर अब एक्सपर्ट ओपिनियन पे आते हैं। और चौथी एक और चीज, देखिए जो मर्द हजरात जिस फैमिली से वो वोट्स नहीं, वो कैंडिडेट्स नहीं खड़ा कर पा रहे, उन्होंने किसको जगह दी है? अपनी खवातीन को, घर की मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी, यानी उनको भी कोई और अपनी पार्टी का बंदा नजर नहीं आया। ये एक माइंडसेट की बात है। और फाइनली 5वीं बात जो मैं रीइंफोर्स करूंगा जो पहले की गई, जब तक आपके माशरती जो है ना जो रवैये, इनमें तब्दीली नहीं आती, विमेन एम्पावरमेंट नहीं होती वाइडर स्केल के ऊपर, और जब से आप जमीन से जो गरीब औरत है उसको ऊपर नहीं उठाएंगे, वो गरीब काम करती है, बिल्कुल ठीक, या बहुत शायद जो प्रोफेशनल वुमेन है काम करती है, दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको एजिटेट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। वैसे सर वो एयरलाइन के जैसे स्टाफ को बड़ी टिकट्स मिलते हैं ना, तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी फैमिली को भी वो बड़ी टिकट समझ के टिकट्स दे रहे होते हैं बेसिकली घर के लोगों को। एक्सपर्ट ओपिनियन में आपसे शुरू करती हूँ। पार्टीज को आप इट्स ओके पार्टीज यार, वो मुझे जावेद कह रही है, मैंने सर कह दिया, मैंने इसीलिए इट्स ओके कह दिया। नहीं दे रहे थे क्या कुछ और पूछ रही है? मैं अपना भी एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगी। शहजाद साहब, आप पहले मुझे बता दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप कितनी नशिस्तें समझते हैं कि वो जीत जाएंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सॉरी, नून कितनी सीटें लेगी? देखिए, ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक सीट्स है ना उनकी, जो इलेक्शन 2008 का और 2018 का, 2013 का नहीं, उसमें 89 2008 में थी और 82 थी उनकी 2018 में जी। अगर मैं इनके बीच में देखूं तो 85 ऑर्गेनिक सीट्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हवा है, जो बिल्डअप हो रही है, वो आपको कहती है कि शायद 5 से 10 सीट्स और मिल जाएंगी, बट 95 आई वुड से। सही। और सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं 55%, 55 बड़ी अचीवमेंट, 55 सीट्स मिलेंगी, और पीटीआई को आप समझते हैं 40 के करीब नशिस्तें मिलेंगी। अफसार आलम साहब का जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दिखाइए जी। अफसार आलम साहब, सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं किसकी कितने नशिस्तें मिलेगी? देखिए, मैं आपके एनालिसिस के मुताबिक मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन आपने मांगी, और मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इस तरह की बात पे एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। ये तो पेशीन को ही है ना, मैं पेशीन को ही नहीं कर सकता, और ऐसा कोई मेरे पास साइंटिफिक फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है कि मैं फील्ड में भी नहीं गया। नदीम साहब फील्ड में गए हैं, उन्हें ज्यादा अंदाजा होगा। नदीम साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन, नदीम साहब आप बताइए भी और दिखाएं भी। नदीम साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन फील्ड में जाने के बावजूद ये तुक्का वर्क है। जी जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ होगा। ये मेरा बेस्ट गेस है कि PMLN शुड बी 90 to 100, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पुश उसके साथ मौजूद है कि इसकी हुकूमत बनवानी है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा मार्जिन दे रहा हूँ। अदरवाइज ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट PTI के वोटर्स की ज़्यादा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
पीटीआई को मैं 40 के करीब इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई की वोटर्स में सपोर्ट मौजूद है, उसकी तंजीम नहीं है, तो वो उनके कैंडिडेट्स अगर जीत के ऊपर आगे कुछ लोटे बना दिए जाएंगे, हार्ड कोर उनका बचेगा, तो 35 से 40 उनको दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी सिंध में तो मुझे रूरल सिंध में जीती नज़र आती है। अर्बन सिंध में भी जैसे कराची के अंदर उनकी सूरत हाल बहुत पतली थी, मैंने उनके तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज फिरी हैं। पंजाब में स्वाय चंद हल्कों के वो उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो एट बेस्ट गेस मैं 45 कह रहा हूँ। कल को क्या होगा मुझे पता नहीं है, ये तुक्का वर्क है, दिस इज नॉट प्रिसाइज एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक साहब, मुनीब का दिखाएं जी। देखिए जी, मेरे ख्याल में मैं उस बात को ही सब्सक्राइब करूंगा जो मलिक साहब ने फरमाई है। ये भी अगेन इट्स अ गेस वर्क, आप इसमें एक तुक्का कांट रियली टेल के इलेक्शन दिन के क्या होगा, बट 90 to 100 हम PMLN को दे रहे हैं और सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्टर यही है। मैं उसमें एक ऐड कर देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से उनके वोटर के अंदर वो एक चार्ज भी नज़र आता है, वो आपको अंदाज़ा भी होता है लोगों से मिलकर। पीपल्स पार्टी आई स्टिल फील कि क्योंकि बिलावल साहब ने बड़ी एग्रेसिव और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है, सो आई थिंक कुछ हद तक वो जो उनके लूज एंड्स थे उन्होंने टाई किए। हाँ, पंजाब के अंदर उनका फुटप्रिंट इतना तगड़ा कोई नहीं है सिवाय 2-4 हल्कों के, तो वो नज़र आ रहा है कि वो शायद वहाँ से उस सीटें को निकाल लें। बट मेनली और जो पीटीआई का देखें, पीटीआई के अंदर एक चीज़ हमें व्यूअर को भी बताना चाहिए कि पीटीआई एज अ जमात इस वक्त डिसफंक्शनल है। जब तक वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाते, इवन आफ्टर द इलेक्शंस कोई उनका कैंडिडेट उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक की नहीं हो सकती, पार्लियामेंट्री पार्टी मुझे दी जा रही है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़ैगम साहब का भी जो एनालिसिस है इस पर भी बात करेंगे, और मैंने खुद भी पिछली दफ़ा भी गलत बताया था, इस दफ़ा भी कुछ गलत बताऊंगी। ब्रेक लेके वापस आते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। समा की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, मज़ेदार इसकी डिस्कशन यहाँ पर चल रही है, कुछ लाइटर नोट पे भी बात हो रही है। लेकिन अब इस सेगमेंट में, क्योंकि अब टाइम 1 घंटा रह गया है, टाइम ख़त्म होने वाला है इलेक्शन कैंपेन्स का, जितना आपने वोटर को लुभाना था, जितना बताना था, जो आपने मंशूर बहुत कम टाइम में जो बनाया और बहुत कम टाइम पहले आवाम के सामने लेकर आए, उसको दिखाने का वक्त भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म, 1 घंटे में बल्कि ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी वो अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे कि किसकी सबसे अच्छी कैंपेन रही। लेकिन उससे पहले आज जो बिलावल साहब ने खिताब किया है, लाड़काना में मौजूद थे और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो मुझे तो लगा कि शायद बिलावल साहब धमकी दे रहे हैं। जो मेरे तमाम मौजूद मेहमान हैं उनको कैसे लगा है? मैं आपसे सर शहजाद साहब आपसे शुरू करती हुई। अफसार साहब हमेशा नाराज़ होते हैं कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ से लेके चलती हूँ, तो मैं स्टेशन वहाँ से शुरू कर रही हूँ। सर गाड़ी नहीं, ट्रेन गाड़ी में होती तो अब रुकती ही नहीं, ये तो ट्रेन की वजह से मजबूरन रुकना पड़ता है। अच्छा, ओके, ये कराची से ट्रेन चलती है लाहौर तक। तो बिलावल हम ट्रेन वापसी की तरफ लेकर आते। बिलावल की धमकी क्या थी? बिलावल, आपको लगा सर कि मुझे तो ऐसा लगा कि शायद बिलावल धमकी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये आप बताएं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने नहीं किया मैं वो करूंगा, अगर इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया गया तो, अगर मेरा वोट चोरी किया गया तो, अगर डाका डाला गया तो। अच्छा देखिए, इससे कतई नज़र दूसरी बात जो है वो जो हमें जिसको एम्फसाइज करना चाहिए वो बिलावल की कैंपेन है। मेरे ख्याल में कि एक यंग लीडर से इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग, और हमारे सियासी सियासत के अंदर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा, आई थिंक इज अबाउट 30 समथिंग नाउ, और उसके बाद वो ये कि उसके समझ लेना हमारी कैंपेन के निज़ाम को, हमारे तरीक़ों को, हमारे लोगों के मिजाज को इतनी तेज़ी के साथ, मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उसको जाता है। अब क्या वो अपनी सियासत से तब्दील करेगा या नहीं करेगा? जैसे कि आपने जिक्र किया कि कह रहा है मैं वो करूँगा जो इमरान खान, तो वो चलें तो एक सियासी बयान तो हो सकता है और सियासी बयान तक ही रहना चाहिए, लेकिन क्या वो अपनी पॉलिटिक्स को भी चेंज करेगा आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस? और अगर उसके रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलते, उसको जिस तरह उसको तवक्को कर रहा है या कहे जा रहा है, नहीं मिलने चाहिए, रियलिस्टिकली हम सब ने एक असेसमेंट दी है अपनी, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे उसको अपनी सियासत को कुछ तब्दील करना पड़ेगा। उसकी जो अपील है वो कन्वेंशनल नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी अनकन्वेंशनल, तो उसको वो करना पड़ेगा जो गालिबन इमरान खान ने कोशिश की करने की और नहीं कर पाया, विच इज़ टू एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना कि वॉक द टॉक वाली बात है अभी, कि आपने मंशूर भी दे दिया, अपने तरीके भी, अब सीखना पड़ेगा कि इसको करना कैसे है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बिलावल के लिए खास तौर पे सीखने को बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर हिम। आई मीन, इससे कतई नज़र के उसने कहा मैं यूँ कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, उस पॉइंट। अच्छा, मैंने क्यों इसको कहा धमकी, क्योंकि अफसार साहब जब आगाज़ हुआ कैंपेन्स का उनकी, तब उन्होंने अपना एक
जो नैरेटिव लिया वो ये लिया कि आपने 3 बार किसी को मौका दे दिया, चौथी बार मौका देने के बजाय आप मुझे मौका दें, आप मुझे ट्राई करें, और अब अचानक से ये वाला टोन उनका आ गया है। तो ये टोन क्या बता रहा है? क्या वो जो हम एक डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं कि मोस्ट लाइकली शायद बिलावल साहब ऑपोजिशन में बैठे हुए हमें नजर आए, तो आपको लगता है कि ये उसकी तैयारी उन्होंने इलेक्शन मुहिम के आखिरी दिन से ही उसका आगाज कर दिया है क्या? देखिए, हो सकता है जो आपकी बात कर रहे हैं, आपने भी छोटी सी उम्र में 3 इलेक्शन तो आपने भी भुगताई दिए, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान और ख़ास तौर पे ये जो क्लाइमैक्स है ना इस वक्त, तो उसमें किसी अभी एज पे मेरे साथ बैठ के असर हुआ है, पर कल मैं बैठी हुई थी, अब साहब वापस अब आज उसका भी लिहाज नहीं कर रहे हैं, आज उसका भी लिहाज आज आयशा है पास, आज वो कल की बात, आज आज शहजाद साहब मेरे साथ, ठीक है, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे उनका एहतराम करना है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये 18 से 35 के दरमियान में नहीं है। अगर सर बात ये है कि 10 साल तो पिछले 2013 के इलेक्शन को हो गया है ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जब उन्होंने पहला इलेक्शन कवर किया तो वो 22 साल की। देखिए, मैंने कहा था ना इतने भोले नहीं है। सर 2 ही लोग हैं, एक वो वसीम बदामी मासूमाना सवाल वाले और एक ये भोले। ये भोले, एग्जैक्टली, ये वो वसीम बदामी है, ये मुनीब पिस्ता है। ये आप बता दें लोगों को, मासूम सवाल वाले, सब कुछ खुद बता रहे हैं। मुनीब पिस्ता साहब बोले, देखिए आप उन पे फोकस ना रखने दें, बात आगे चलने। लेकिन आप क्वेश्चन पे फोकस नहीं रखते अफसार साहब। ये आयशा ने सही कहा था, आप घुमा के कहीं और ले जाते हैं गाड़ी। देखें, ट्रेन, गाड़ी नहीं, ट्रेन। बात यह है कि बात पता क्या हो रही थी, बिलावल साहब की हो रही थी, रात के आप मुनीब पे ले आए। एग्जैक्टली, बात बिलावल की थी, आप मुनीब ड्राई फ्रूट में चले। तो वो अच्छा, तो वो जो इलेक्शन कैंपेन का जब मोमेंटम बनता है तो उसमें गर्म सर चीज़ें कही जाती हैं। ये इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है सीरियस नहीं लेनी चाहिए। मैं आपके 3 इलेक्शंस के तजर्बे को इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि आपको तो पता है कि ये इलेक्शंस के बाद और पोस्चर होता है, इलेक्शन के से पहले और होता है। ये एक सिर्फ हमारे खान साहब ही थे एक्सेप्शन जिनका पोस्चर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद एक ही रहा, जो ऑपोजिशन में भी ऑपोजिशन करते थे और हुकूमत में भी ऑपोजिशन, और इसीलिए अब जेल से भी पोस्चर वही है। तो वो क्या कहते हैं, चले छोड़े जो भी कहते हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इलेक्शन का उसमें है। जब वो वजारत खारजा चला रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी चलाई, उन्होंने अपनी कैंपेन बहुत अच्छी चलाई। उसमें सबसे जो हमें चीज़ मेजर चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से और आसिफ जरदारी की तरफ से इस बार कि अपनी मर्जी से कैंपेन चलाया, उन्होंने चलाई जी। तो इससे फ़र्क पड़ेगा और वो फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं कैंपेन पे मैं चाह रही हूँ पहले बिलावल साहब के हम आज के खिताब पे बात कर लें, फिर हम कैंपेन पे दोबारा बात करेंगे। अब आयशा, आपको लगता है कि ये बिलावल साहब की टोन चेंज हुई है, ये कोई इशारा दे रही है इलेक्शन के बाद के नताइज का, या असेंबली का कोई इशारा दे रही है? देखिए किरण, ग्राउंड रियलिटी पे खड़े होकर देखा जाए, बिलावल साहब जहाँ खड़े हैं वो जानते हैं कि वहाँ खड़े हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की ये वोटर को समझाने और बताने। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी जिस तरह उन्होंने 4 सूबों के अंदर उन्होंने कैंपेन की है। कोई सियासी जमात उस तरह की भरपूर कैंपेन नहीं कर सकी, जो भी रीजंस हों, मगर वो बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, केपी के सब जगह पहुंचे हैं, बार बार गए हैं, आए गए लगातार करते रहे। सबको पता है जो नजर आ रहा है इस वक्त नेकेड आई से भी कि हंग पार्लियामेंट आपकी बनने जा रही है। कोई भी जमात सादा अक्सरियत, इसे आप कहें कि मैजिक नंबर है 133 का, वहां तक पहुंचेगी, ये दिखता नहीं है इस वक्त। अगर हम देखें तो ये नजर आ गया है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही होंगे या नहीं होंगे, ये मैं अभी नहीं कह सकती, तो वोटर डिसाइड करेगा। मैं ये कह रही हूँ कि जो ज्यादा नंबर जहां सीट्स का नजर आएगा, मैक्सिमम जो जमात सीट्स निकालेगी वो मुस्लिम लीग नून होगी, पंजाब के ग्राउंड की वजह से, पंजाब के अंदर सीट्स की वजह से, या फिर जो बाकी के साइड फैक्टर्स हैं, जो 18 में ज्यादतियां हुई हैं, पता नहीं उनको मैनेज किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। 2 बातें जो यकीनी नजर आ रही हैं, पहले सीट्स का पूछिए, मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीट्स के साथ ऊपर आएगी। दूसरी बात यह कि हंग पार्लियामेंट की तरफ आप जाएंगे, एक ही जमात सादा अक्सरियत के साथ आगे नहीं आएगी। बिलावल साहब को पता है वो कहाँ खड़े हैं, उन्होंने कोशिश की है, और अच्छी बात है कि कोशिश की है। एक जमहूरियत पसंद सियासतदान वो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने वोटर को बड़े अच्छे से समझाया है कि किसी को आपने 3 बार ट्राई किया है तो मुझे मौका दें, और जो जमात इस वक्त रेस में नहीं है उसको मौका दे के आप अपना वोट भी जाया ना करें। तो 2 ही जमातें मुकाबले में हैं, आप मुझे वोट दें। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो भी कोई संजीदा नहीं है, सियासी बयान की हद तक आप लें।
हमारे सियासतदान अब तो बहुत सारे पॉलिटिशियन मामला तय करके ऑन रिकॉर्ड कह भी चुके हैं ना कि वो सारी वो जलसों की बातें होती हैं, उसके बाद सियासत कुछ और होती है। चंद महीने पहले इकट्ठे बैठे थे। लेकिन सर बिलावल साहब ये भी कह रहे थे आज कि अगर किसी और की हुकूमत बनी तो फिर जो आने वाला वक्त होगा वो फिर धरनों का वक्त होगा। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और कौन धरना देगा? क्या वो अपनी बात कर रहे हैं, क्या वो धरना देने जाएंगे, क्या होगा? ये असल बात है, वो इशारा दे रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपने आप को लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर पिच करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि वो पार्टी की एक नेशनल लेवल पे रिवाइवल चाहते हैं, अपने आप को एक कौमी सतह का लीडर बनाना चाहते हैं। देखिए, उनके अब्बा के 15 साल में ये हुआ है कि 2008 में जो पीपल्स पार्टी के वोटों का हिस्सा था पूरे पाकिस्तान में, जो 31% था, उस सुकड़ते पहले 15% हुआ, उसके बाद सिर्फ 13% रह गया। और पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों का हिस्सा सिर्फ 7% रह गया। इस वक्त पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एक तारीखी मौका मौजूद है। बिलावल ये समझते हैं जैसे पंजाब जो है वो 2 पार्टी प्रोविंस है, जो अब मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के दरमियान में मुकाबला है। वो समझते हैं पीटीआई जिस मुश्किल में और आगे कुछ पता नहीं उसका क्या पार्टी का मुस्तकबिल होगा, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले पर पीटीआई के रिप्लेसमेंट के तौर पर खुद को रखें और अपने आप को एक बड़े लीडर के तौर पर वो उस्तवार करें। यानी उनकी नज़रें जो हैं वाना और अम्मी की लेगेसी पर हैं, उनकी विरासत पर हैं। इसी वजह से उन्होंने सिंध में इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया, वज़ीर आला बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन सर, जो आप उनकी अम्मी और नाना की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अब्बा का मसला ये है कि बिलावल साहब ने अपनी एक लाइन ली हुई है, लेकिन अब्बा आके उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं बिलावल बच्चा है। तो अगर मुनीब ये वाली सिचुएशन होती है जिस तरफ ज़ैगम साहब इशारा दे रहे हैं कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आखिरी जलसों में, जिस तरह से वो बात करें, तो क्या जरदारी साहब फिर ये सारी बैशिंग, ये सारी चीज़ें होने देंगे? ये मामले को इसी नहज पे रहने देंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक तो ये कि बिलावल साहब की अप्रोच और जरदारी साहब की अप्रोच में बड़ा फ़र्क है। जरदारी साहब मेरे ख्याल में इन द ट्रू सेंस वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल समझते हैं सियासत को, विच इट इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि इक्वेशन आपके सामने क्या बनती है और किस तरह की हुकूमत बन सकती है। और जरदारी साहब वुड वांट कि उनके ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून से ऐसे रहें कि अगर कल को वो खुद को पिच करते हैं एज सदर मुमलिकत के तौर पर उम्मीदवार, तो PMLN शायद उन्हें सपोर्ट करे। ये मुमकिनात में से है ना। लेकिन एक बात ये जहन में रखिए कि बहुत अच्छी बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तगड़ी, अगर वो हुकूमत नहीं बना पाते, अच्छी तगड़ी अपोजिशन करें बहसीत अपोजिशन लीडर। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा परेशान कुन है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो उसी नक्शे पर चलेंगे जिस पे इमरान खान साहब की जमात चली, जिसने धरने दिए, जिसने मुल्क के सियासी निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की, भी देख लेना चाहिए, और जिसने फिर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत को एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा अंडर सीज किया। मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान के मामूलात, हर चीज़ अंडर सीज हुई। मसला ये है कि उसमें खाली सियासतदान या एक सियासी जमात नहीं थी, उसके अंदर और भी लोग शामिल थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया उस मामले के अंदर। काश उस वक्त ही ये फैसला हो जाता कि 2014 की बात, 2014 फिर 2016 के अंदर जिस तरह जी लॉकडाउन कर दें और फलान कर दें। देखिए, सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर आपको इलेक्शन के रिजल्ट पे इशू है किसी हलके के अंदर, मुख्तलिफ हलकों के अंदर, तो आर्टिकल 225 की मौजूदगी में कोई इतना लाडला नहीं होना चाहिए कि वो मुल्क की सड़कें ब्लॉक करे, रियासत को मफलूज करे। आपके पास है जी इलेक्शन, आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है, वहाँ से फैसला नहीं होता तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्टली। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है, आइन में आपका मौजूद है। ये जो तरीकाकार हमने ढूंढ लिया था और फिर उसको इस्तेमाल भी किया गया पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए, सियासी निज़ाम को और अपने मनपसंद चेहरों को लाने के लिए, मैं समझता हूँ कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस नक्शे कदम पे ना चलना चाहिए। और मेरी उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने मैच्योर हैं कि वो इस तरह की कोई काम या किसी काम के अंदर वो अपनी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये क्योंकि जब PMLN की गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो ऑपोजिशन को फ्रेंडली ऑपोजिशन कहा जाता रहा, तो ये फिर अगर यही वाली सिचुएशन बनती है मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? वो राजा रियाज वाली ऑपोजिशन हो रही होगी या फिर आप समझते हैं कि फिर तगड़ी ऑपोजिशन असेंबली में मिलेगी अगर सिचुएशन ये बनती है? तो देखिए, सबसे जो वरीसम है इस वक्त मेरे लिए वो ये है कि जो 9th को रिजल्ट्स हैं उसमें कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट क्या बनती है। अगर कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट PDM टाइप है तो इट इज़ गोइंग टू बी ए डिज़ास्टर।
जो शहबाज शरीफ को मैं डिसक्रेडिट करता हूँ कि उसने PMLN की पूरी पंजाब में सियासत को डुबोया है, वो इसलिए डुबोया है कि 9-10 पार्टियां थी, 90 वजीरों के साथ वो कुछ नहीं कर सके, महंगाई वाई सब कुछ हुआ, बेड़ागर्क हुआ, सारा मलबा उनके खाते में गया। अगर ऐसी हुकूमत दोबारा बनी तो वो दोबारा एक डिज़ास्टर होगी, उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, उसमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को खुश करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें तो अगर बिलावल ये एंटिसिपेट कर रहा है कि कैसी हुकूमत बननी है और मुझे बाहर बैठना है, फिर वो ये एंटिसिपेट कर रहा होगा कि ये साल 2 साल में हुकूमत गिर जाएगी और मेरी बारी आ जाएगी, फिर उसको एज अपोजिशन लीडर अपने आप को पिच करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का मफाद ये है कि इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जो इकॉनमी बेसिकली आपका जो पूरी दुनिया में हमें भिखारी बनाया ना, इस वक्त हमारी इकॉनमी ने बनाया। जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए आपको, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं जिन्होंने हमें डुबोया हुआ है, सर्कुलर डेट आपका 4000 अरब से ऊपर जा चुका है, तो इसके लिए आपको डिसीजंस लेने हैं, टिंकरिंग नहीं करनी, हेड ऑन जो भी हुकूमत आएगी वो कशकोल तोड़ सकेगी? नहीं, इमीडिएटली नहीं तोड़ सकेगी, लेकिन 3 से 5 साल का एक ऐसा अमल चाहिए जिसमें आप डिसीजन पोस्टपोन नहीं कर रहे हो। आपको स्टील मिल प्राइवेटाइजेशन करनी है, पहली जो कैबिनेट मीटिंग है उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें स्टील मिल को बेचना है, हमें PIA को बेचना है, हमें ये जो डिस्कोज हैं यहाँ पे इतने 100 अरब रुपया सालाना हम इनको दे रहे हैं और फिर भी खसारा पूरा नहीं हो रहा, हमें इससे जान छुड़वानी है। बिजली की कंपनियों को हम टैरिफ बढ़ाने के बावजूद लोगों को जलील कर दिया, इंडस्ट्री बंद करा दी है, इनकी अभी भी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, तो इनमें हमने प्राइवेट मैनेजमेंट लानी है। यू हैव टू टेक दिस डिसीजन, और ये पहले दिन अगर नहीं लेगी जो भी हुकूमत आएगी, वो नवाज शरीफ हो या कोई और हो, तो साल 1.5 साल के अंदर PDM से ज़्यादा रुसवाई का शिकार होगी। अगर आपने वो पेनफुल डिसीजंस डे 1 पे ले लिए, मैं ये जो भी गवर्नमेंट है, इनकमिंग गवर्नमेंट, उसके लिए ये मैसेज है, अगर वो पहले दिन हुकूमत ये फैसले ले लेगी तो साल 1.5 साल के बाद वो फ्रूट्स हुकूमत भी लेगी और पाकिस्तान भी लेगा। अगर डिसीजंस पोस्टपोन करेंगे, आके पहले दिन बताएंगे हम 100 यूनिट वालों को बिजली फ्री दे रहे हैं, दिया नवाज शरीफ ने आपको, फिर ये डुबोने का रास्ता है, ये पाकिस्तान बचाने का रास्ता नहीं। टेक पेनफुल डिसीजंस हेड ऑन फर्स्ट डे, फिर उसका साल बाद आपको फ्रूट्स मिलेंगे। जो नहीं लेगा वो पछताएगा। आपको IMF के पास दोबारा जाना है, जो हुकूमत आएगी उसको IMF से दोबारा 3 साल का प्रोग्राम फाइनलाइज करना है। मलिक साहब, तो प्रे कि एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आए जो ये काम हमें करके दे, और पाकिस्तान इस ये जो विशियस साइकिल है ना, हर साल 2 साल के बाद बूम एंड बस्ट सिनेरियो, हम इसे कहते हैं, ये अफसार और मैं इकॉनमी कवर करते रहे हैं, तो जिस तरह कहते हैं ना पार्टियों की सीटें कितनी निकालनी है, ये भी नंबर हमारा कहीं डिसाइड होता है। इस तरह GDP के नंबर भी प्लानिंग कमीशन हमारा निकालता है। इस दफ़ा 2% निकालनी है कि 3% नेगेटिव हो रही हो ना, तो वो उसको वीट का नंबर ही 2 मिलियन टन ऊपर करके तो उसको पॉजिटिव 1% या 2% कर देते हैं। इस चक्कर से हमें निकलना है। लोग हमारे भूख क्या तो मारेंगे, अफलास क्या तो मारेंगे। बिल्कुल। तो अफसार साहब आपसे ही पूछ लेती हूँ, मोहम्मद जुबैर साहब, ये जो PDM की 16 महीने की गवर्नमेंट बनी, इस पर हमें बार बार ये बताया जाता रहा कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, इस वजह से पिछली हुकूमत को हटाया, फिर उसके बाद हम एक नया सेटअप लेकर आए, और उसमें भी उसने तो और ही बर्बादी मचाई ना उस 16 महीने की हुकूमत में। मोहम्मद जुबैर साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं रहा था उस वक्त मुल्क। सर, ये अभी आगे जो जिस तरफ मलिक साहब इशारा कर रहे हैं कि आते ही आपको बड़े पेनफुल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वरना उससे ज़्यादा बदतर हालात हो जाएंगे, तो कशकोल टूटने वाली फिर सिचुएशन में हम कब तक जाएंगे? कशकोल टूट गया तो फिर हमें भीख से झोली भर के इकट्ठी करके लानी पड़ेगी, इसलिए अभी कशकोल ना तोड़वाएं। और जो जुबैर साहब ने कहा है ना, तो वो उस पर मैं वो क्या कमेंट करूं, क्योंकि जुबैर साहब की एक बात है, एक तरफ नदीम मलिक साहब की बात है। नदीम मलिक साहब की बात पे कमेंट करवा रहे हैं। जुबैर साहब का तो अपना ही रिकॉर्ड टूटा हुआ है, नहीं जुबैर साहब किसी और का रिकॉर्ड क्या तोड़ेंगे? कहना मुझे ही कह रहे हैं, मेरी बात को आपका कंटिन्यू करें, उसका जवाब दे। तो वो आपकी बात क्या थी? बातें इतनी सारी है ना कि वो आपकी बात बीच में गायब हो गई। सवाल नहीं पूछते। अब नेक्स्ट टाइम में अफसार जी, अफसार साहब आपकी बारी। हाँ बताएं, नदीम मलिक साहब की क्या बात थी? पहले शुरू करो। शुरू तो करें, बताएं आप अपना तो जवाब। नदीम मलिक साहब का क्या आपने बात? नदीम मलिक साहब ने कहा कि ये जितनी भी जो लोग आ रहे हैं ना, इनको आते ही बड़े पेनफुल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, IMF में जाना पड़ेगा 3 साल तक, और उसका जो उसका इम्पैक्ट है वो मुल्क को भी मिलेगा और आवाम को भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। अगर आप आयशा बख्श का प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक देखती रेगुलरली, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होता पहले ही हमारे प्रोग्राम से। मैं नहीं कहा, अब मुझे दोहराना पड़ेगा वही बात कि ये बात मैं कई दफ़ा हम कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि जो भी हुकूमत आए, जो भी, उसके पास सिर्फ 1 साल होगा उस जिन को बोतल में बंद करने का जो निकल रहा है या निकला हुआ है, और उस 1 साल में आपको कम से कम अपनी डायरेक्शन ठीक करनी होगी। वो डायरेक्शन में क्या क्या स्टेप्स हैं वो नदीम मलिक ने तफसील से बता दिए हैं, जिसमें स्टेट एंटिटीज़ हैं जो रियासत पे बोझ हैं, इदारे, उनको प्राइवेटाइज करना और अपने खर्चे ठीक करना और अपने काम ठीक करना। अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी
जी। और उन्होंने अपना अपना मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट काम किया और अपना अपना माल बनाया, जैसे पीडीएम के दौरे हुकूमत में बना, तो फिर नहीं ये बेहतरी आएगी। फिर ये हाइब्रिड निज़ाम जो 7 साल चला है इस मुल्क में और जिस नहज पे हम आ गए हैं, इससे बुरा होगा, इससे बेहतर नहीं होगा। इसलिए एक जमात की सादा अक्सरियत हो, जो भी हो, तभी वो कोई ऐसे फैसले कर सकेगी जो पेनफुल हों लेकिन ज़रूरी हों। अगर वही चूचू का मुरब्बा बनना है तो ज़ुबैर साहब को खबर हो कि डिफ़ॉल्ट होने वाला था, इसमें कोई शक नहीं है। वो कराची के शबर जैदी साहब हैं, उन्हीं का क्लिप उठा के ज़ुबैर साहब को आप भिजवा दीजिएगा। मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते आजकल वो, तो उनको भिजवा दीजिएगा कि शबर जैदी साहब इमरान खान के एफबीआर के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। 2021 की बात जब पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उन्होंने कहा तो था, इसलिए उस वक्त के जो वज़ीर खजाना थे वो भी ये ये कह रहे थे कि 300 से प्लस पे डॉलर जाएगा और इस तरह के हालात होंगे। बदकिस्मती ये है कि हम मुसलसल डिफॉल्ट की हालत में हैं, हमें कोई बेहतर वक्त मिला नहीं। 2017 में आखिरी बार मिला था, उसके बाद नहीं मिला। लेकिन किसी भी हुकूमत को जब तक वो अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी का साइकिल पूरा ना कर पाए, हम उसको अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते ना। अब 3.5 साल 4 साल हुकूमत की पीएमएलएन ने पीडीएम की शाहिद खाकान से पहले, तो उनसे जब सवाल पूछे वो कहते हैं हमें मुकम्मल नहीं करने दिया, हम वरना हम ये सारी हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी कवर कर लेते। तो किसी को करने तो दें, किसी को करने दें। और ये बात आपकी कंटिन्यू करूँ कि मुनीब, ये जो कारोबारी तबका है ना, इनसे अगर बात की जाती है तो वो ये समझते हैं कि अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है तो ये जो इकोनॉमी वाले इशू है ना, वो बड़े अच्छे से इसे एड्रेस भी कर सकते हैं और इसे हल भी कर सकते हैं। समझते हैं आप कि अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है तो शायद ये जो ये शदीद बैरियर है, इस पर शायद कोई कमी बेशी हो, कोई बेहतरी की तरफ जा सकें? देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ी मैक्रो सा व्यू दे सकता हूँ कि इकॉनमी के हवाले से ना मेरी एक्सपर्टीज़ है, हम तो रिलाई करते हैं। जैसे नदीम मलिक साहब ने बड़ी स्पेसिफिक बात की तो समझ भी आती है, मेक सेंस। बट ओवरऑल जो ताजर या लाहौर में अगर आप देखें, जो ज़्यादा ताजर बरादरी है वो पीएमएलएन को बड़ा सपोर्ट भी करती रही है और समहाउ दे फील करी बड़ा कराची का कारोबारी तबका। हाँ, कराची के अंदर जब इनफैक्ट मियां नवाज शरीफ भी जब जाते हैं तो बड़ा लोग रिलेट करते हैं। शहबाज साहब जब गए, इनफैक्ट मुझे अगर याद हो कि एक दफ़ा इमरान खान साहब गए तो उनकी गैदरिंग में किसी ने कहा कि पीएमएलएन ने बड़ा हमें उस वक्त हमें बड़ा रिलीफ दिया और ये समथिंग अलॉन्ग दीज लाइन्स। सो मुझे लगता है कि एक फैक्टर तो वो है, बट डिपेंड ये करता है जो अगेन हम सुनते हैं एक्सपर्ट्स से, जैसे नदीम मलिक साहब से हम सुनते हैं। देखिए, अगर आपने वो काम करना है कि जी आके जी डॉलर को जी हमने इतने पे कंट्रोल कर लिया, फलानी चीज़ को हमने इतने पे कंट्रोल कर लिया, अब वो एक साइड ऑफ द पिक्चर है। लेकिन उसका जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट आता है मुल्क की मईशत पर, वो ये बताया जाता है कि उसमें डॉलर को बेबहा उसकी फजूल खपत भी होती है सिर्फ उसका रेट कंट्रोल करने की। प्लस आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा मसला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट लास्ट थी, मियां नवाज शरीफ साहब जब गए भी और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो एक बहुत बड़ा मसला था। सो ये वो चीज़ें अगर तो हमने उसी तरीके से चलाना है सिलसिला, तो फिर तो शायद मुझे लगता है कि वो बैक टू स्क्वायर वन वाली बात होगी। लेकिन अगर हाँ ये टफ डिसीजंस कोई ले, मैं भी एंडोर्स करता हूँ जी कि जो एक्सेस बैगेज है इस मुल्क के ऊपर उसको उतारें। प्राइवेटाइजेशन करनी है तो डल्ले से करें, ना परवाह करें कि इससे हमारा वोटर ख़राब होता है या क्या चीज़ होती है। फैक्ट ये है कि आपका मुल्क अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे अंदर इतनी जान, इतनी सख्त रही ही नहीं है। और ये जो एक हमारा है ना कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ने जाना है तो बड़ा जहाज़ होना चाहिए, फलाना जाना है तो फलाना दफ्तर की तज़ीनो आराइश हो जाए, फलान हो जाए। हम वी आर प्लेग्ड विद प्रॉब्लम्स। तो हमें इस सोच से भी खुद को बाहर निकालना है कि हमें एक्चुअल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है और एक्चुअल रिफॉर्म्स करने हैं, जो कि हम हर दफ़ा कह देते हैं लेकिन पता नहीं वो हो पाते हैं नहीं हो पाते। बिल्कुल ठीक है। फिर अगेन ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, क्योंकि फिर आधा घंटा बिल्कुल रह गया है अब जब इलेक्शन मुहिम का इख्तिताम होने जा रहा है, तो इस पर ज़रा हम बात करते हैं कि किसकी सबसे तगड़ी रहेगी। और साथ साथ जो बहुत ज़्यादा कियोस था कि इंटरनेट की बंदिश होगी, आज बड़ी क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट बता चुकी है कि कोई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मुसलसल सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपने पैनलिस्ट के लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि अब वक्त हमारे पास भी कम रह गया है, मुहिम भी अब ख़त्म होने वाली है। मैं चाह रही हूँ कि तमाम लोगों के ओपिनियन इसके ऊपर आ जाए। सर, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ज़रा बता दीजिए किसकी मुहिम सबसे ज़्यादा तगड़ी रही है? वो तुमने बात की, मेरे ख्याल में तो बहुत मेहनत बिलावल ने की, बहुत ज़्यादा। पीएमएलएन थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि शायद उनका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ज़्यादा
सामने आना शुरू हुआ। पता नहीं क्या वजूहात थी कि पहले वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था, या वो जो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था निकल के लोगों से आपस में मिलने का, वो नहीं आ पा रहा था। शायद पहले 2-3 उनके जो तजर्बे थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जो ही पीटीआई के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आया, पीटीआई की लीडरशिप पे प्रेशर ज़्यादा आया, इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। ये फ़र्क नज़र आया। अफसार साहब, इस सवाल का जवाब तो दे चुका हूँ पहले। और सवाल आपने कहा मुख्तसर रखे, मुख्तसर बता दें। दोबारा दे देना यार। दोबारा आप देखें, आप वो वाली बात अगर ब्रेक वाली करना चाह रहे हैं तो अलग बात है। ब्रेक वाली भी बता दो। वो मैं आपकी बात मांगी किरण की। किरण इज द कमांडर राइट। नहीं किरण, आप इन्हें फरमाइश करें कि अभी इन्होंने वो जो भोले की एक डिस्क्रिप्शन की थी, इसके लिए शहजाद साहब कह रहे हैं वो बात ना बताएं। वो ये इनका जवाब ज्यादा जरूरी है आपके सवाल का। अच्छा जी सर, वो कह रहे हैं कि अगर नहीं, वो कह रहे हैं सवाल का जवाब वो तो दे चुके। बिलावल का फिर क्या दें? बिलावल का जाहिर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अब पूरे सारे सूबों में गए, ये बात तो हम कर चुके हैं। ठीक। आयशा, मेरा ख्याल से बिलावल की क्रॉस द पाकिस्तान अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन कैंपेन रही कि उन्होंने हर जगह के वोटर को टैप करने की कोशिश की, मगर साथ ही साथ बाकी सब जमातों की जानते छोटी जमातों ने भी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP की बात की जाए, उन सब ने भी अपने अपने स्कोप के अंदर जितनी उनकी जगह थी, रीजन था, वहां पे वो रहे। पीटीआई को इसलिए इग्नोर ना करें कि ग्राउंड पर उन पे प्रेशर जरूर मौजूद था, फिजिकली, सोशल मीडिया, वर्चुअली उन्होंने बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई है। टिल द टाइम उनके टेलीफोन्स के ऊपर, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने अपने निशान गायब होने के बावजूद इतना डिटेल में काम किया है। आप यकीन करेंगे कि वेबसाइट पे आप हल्का डालें, उसके बाद नीचे आएंगे, वहाँ पूरी डिटेल्स हैं। उन्होंने अपना वो जैसे कहते हैं ना, आपका बैलेट पेपर तक दे दिया हुआ है कि किस तरीके का बना होगा। सो उनका काम इस एंड पर बहुत है, देखना ये कि ट्रांसलेट होगा फिजिकली। सही। सर जगम साहब, इस सवाल को भी साथ में इंक्लूड कर लीजिएगा कि ये जो इलेक्शन मुहिम और स्पेशली ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड आ गया है, ये 2018 में भी था लेकिन इस लेवल का नहीं था जो इस वक्त है, ये इससे फ़र्क पड़ता है, असर रखती है? जी फ़र्क बिल्कुल पड़ता है, बहुत पड़ता है, लेकिन जहन में रखिए कि सोशल मीडिया हर मर्ज़ का इलाज नहीं है। जो दूसरे एवेन्यूज़ हैं मोबिलाइजेशन के, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के, वो भी बहुत ही अहम है। डोर टू डोर मोबिलाइजेशन बहुत अहम है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अहम है, जिससे जुलूसों की भी अहमियत होती है, लोगों को नेटवर्क भी करना पड़ता है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो फिर उनको घरों से भी निकालना पड़ता है। तो ये जो एक मेन्यू है ना, उस मेन्यू का एक अहम इंग्रेडिएंट है, ये तमाम नहीं है। तो पीटीआई ने किया है, लेकिन दूसरी जमातों ने भी कैचअप करने की काफ़ी कोशिश की है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की दूसरी जमातों के हमने देखा है कि वो भी काफ़ी एक कोशिश है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, यहाँ पे हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान की JUI जो है, इस कैंपेन में बहुत मुश्किलात का शिकार हुए हैं। उनके दर्जनों कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं और वो पूरी तरह कैंपेन नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे उनसे कम, लेकिन ANP के भी जो कारकुन हैं, लीडर्स हैं, हमले हुए हैं, वो भी शहीद हुए हैं। हमें इस चीज़ को जो है वो ज़रूर रिकग्नाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। DI खान में काफ़ी थ्रेट्स, फिर उसके बाद बरदान साइड पे ANP के लिए काफ़ी परेशानी है, लेकिन उसमें भी वो अपने जल से जुलूस बिल्कुल कर रहे हैं। मुनीब, देखिए ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो आई वुड एग्री कि बिलावल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है। इनफैक्ट इट स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली बाकी तमाम जमातों से और इम्पैक्टफुल थी। ये नहीं था कि सिर्फ कैंपेन हो रही थी, तकारीर से लेकर लोगों रीच्ड आउट टू पीपल। ये एक बड़ी फैक्टर होता है कि आप कितनी इफेक्टिवली वो काम कर पाते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ही वॉज विद इट, मतलब वो जो भी था सारा उनका माहौल, वो ऐसा नहीं था कि कोई डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है और इज़ अनकम्फर्टेबल। वो एक होता है ना, ही वॉज इन द फुल स्विंग, वो इन्जॉय कर रहे थे। PMLN ने लेट किया है, आई डोंट नो फॉर गुड रीजन। उन्होंने उनका हमारा पार्लिमानी बोर्ड चल रहा था, लेकिन जितना ग्राउंड ये कवर कर पाए, मेरे हाल में फोकस भी ज़्यादा पंजाब ही था। बारिंग वो मानसरा के अंदर जो जलसा हुआ, वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब गए। इसके अलावा अगर या स्वात में गए, उसके अलावा मुझे लगता है कि PMLN ने ज़्यादा फोकस भी पंजाब को किया है। सो ओवरऑल अ गुड कैंपेन, और मेरे ख्याल में वो एक वोटर कनेक्ट नज़र आ रहा है। लोग भी ज़रा जोश मार रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस देख रहे हैं। जी मलिक साहब, आप समझते हैं जिसने जितनी कैंपेन की, वो जो इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है, जो परसेप्शन बिल्ट हुआ हुआ है इस वक्त के कौन कौन कहाँ पर होगा, उस हिसाब से बेहतर की इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी? तो दो चीज़ें, एक तो जब ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो रही तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक खौफ था, खदशा था कि 2007 में मोहतरमा के साथ जो वाक़या हुआ है कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं ऑनेस्टली इस मामले में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुझे तशवीश थी, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे वो बलूचिस्तान बॉर्डर से और KP वाले बॉर्डर से सरहद पार से यहाँ दहशत गर्दी आ रही थी, जिसमें फ़ौज के जवान भी शहीद हो रहे थे, सिपाही भी हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी अटैक हो रहा था और सिविलियन टारगेट्स को भेंट किया जा रहा था। वो खुदा का शुक्र है कि वो कैंपेन बेहतर तरीके से अंजाम पा रही है। दूसरा, जो भी सूरत थी कैंपेन की,
इंतखाबात बहुत साफ शफाफ तो शायद नहीं है, प्री पोल जो कुछ ख़ास तौर पर पीटीआई को जिस तरीके से काटा छाटा गया, लेकिन अगर 8 फरवरी 2024 जो है ये साफ़ तरीके से हो जाए, 8 वाले दिन पोलिंग अच्छी हो जाए और बैलेट बॉक्स जो है उसके ऊपर यकीन और जमातों को कि जिसके बॉक्स में जो वोट डाला हुआ है उसी के खाते में गया, उसको निकाल के किसी ने 200 को 1200 नहीं किया या 200 को 2000 नहीं किया, तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट। गवर्नमेंट शायद उतनी स्टेबल या मुस्तहकम नहीं होगी, लेकिन पोलिंग डे के नताइज जो हैं वो अगर काबिल कबूल हों, पीटीआई को भी हों, चाहे वो कहें हमारे साथ ये कुछ हुआ, जो जेन्युइनली वो कह सकते हैं कि लीडरशिप जेलों में थी, जो कैंपेन करता था उसे उठा लेते थे, लेकिन उस बॉक्स के अंदर से निकले हुए वोट की पर्ची के ऊपर अगर इत्माद हो तो फिर मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए पूरी कौम को कि एटलीस्ट पोलिंग नामुमकिनात में से नजर आता है, क्योंकि हारने वाली पार्टी ने तो हमेशा यही कहना होता है कि धांधली हो गई है जी, कह दें किसी हद तक, लेकिन लार्जली हमें नजर आना चाहिए कि वो रिजल्ट उस दिन जो लोगों ने बैलेट बॉक्स के अंदर जिसने जो पर्ची डाली है उसी के खाते से निकली है। एक ज्यादा और में रेफरेंडम हुआ था, उस टाइप का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मलिक साहब मुझे बताइए गई जो इंटरनेट की बंदिश के हवाले से मुस्तकिल सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बंद हो जाएगा, एक दिन पहले भी एक दिन बाद भी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से, और ये बार बार बात हो गई, मैं सिंध में देख रही हूँ निगरान कैबिनेट उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है, मरकज़ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट पे कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन वो जुज़वी पाबंदी होती है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बड़ी परेशानी नहीं होगी? बहुत बेवकूफ़ों वाली सोच है जो भी ये सोचता है, सिर्फ पीटीआई को कट डाउन करने के लिए। वो कहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया और ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो बड़ा एग्रेसिवली यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं कट डाउन कर दें। एक तरफ हम कहते हैं हमने आईटी एक्सपोर्ट्स बनानी है, यहाँ पाकिस्तान से दुनिया में 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होगी, और हर तीसरे चौथे दिन हम कहते हैं आज इंटरनेट बंद कर दो। वो वर्चुअल जलसा करते हैं, ये सोशल मीडिया ब्लॉक कर देते हैं। तो को बहुत स्टूपिड अहमक आदमी है जो ये फैसले करता है। मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ उसके लिए, करने दो भाई जो करता है उसको, आप इसको इंटरनेट को क्यों ब्लॉक करते हो? तो इंटरनेट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर कोई जाली वोट भुगता रहा है, उसकी वीडियो बन सकती है तो बननी चाहिए, उसकी तस्वीर बन सकती है तो बननी चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सामने आना चाहिए कि उसको छुपाना चाहिए। तो कोई इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, जो करेगा उसकी मजम्मत ऑन एयर करूंगा। देखिए ये एक बड़ा फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज है आई वुड से, और ये इसका ना वो मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि अब तो इतने मेरे ख्याल में जो लोग इस चीज़ को सरकमवेंट करना जानते हैं कि इंटरनेट बंद हो गया, और यहाँ ही तो नहीं है ना, पूरी दुनिया में इंटरनेट है, और जिसने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉलो करनी है वो किसी और तरीके से भी कर सकता है, 100 और तरीके हैं। सो मेरे ख्याल में ये करके हम दुनिया के अंदर को कि हम कोई आइसोलेशन में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द ग्लोब, हम किसी जगह ग्लोब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पता लगता है और फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में जाता है कि पाकिस्तान में इन दिस डे एंड एज इंटरनेट डाउन हुआ है, एंड दैट टू फॉर अननोन रीजंस। तो वो फिर हमारा सिवाय मजाक ही उड़ता है, और अननोन रीजंस आर ओनली फॉर पाकिस्तान, ओनली फॉर रीजन, हाँ, दुनिया को मालूम होता है कि क्या है कि वो फिर हमारा मजाक ही उड़ा होता है। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ये कोई अप्रोच भी बड़ी रिग्रेसिव है और बड़ी कोई अजीब तरह की अप्रोच है। सो आई थिंक ये एक बिल्कुल ही फारिग एक्सरसाइज है, इसका कोई याद हो ना कि आपको इससे कुछ मिल जाए, कुछ अचीव हो जाए, बल्कि लोगों में ज्यादा तजस्सुस पैदा होता है कि अच्छा ये पता नहीं क्या था जिसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट की बंदिश की गई। सर बिल्कुल मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसका इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट बंद करने का मतलब है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कुछ छुपाने की कोशिश नहीं भी कर रहे तो तासुर यही होगा कि आपने कुछ छुपाया है, और उसी तरह का तासुर कायम होगा जिस तरह के RTS की वजह से तासुर कायम होगा, क्योंकि इसके इलेक्शन के कंडक्ट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन का अमला बहुत बड़ी तादाद में है, वो आपस में राब्ते के लिए भी तो इंटरनेट पर इन्हिसार कर रहा होगा ना, और खुद इलेक्शन कमीशन को भी इसकी इजाज़त होगी, इससे बिल्कुल परहेज। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि वो जिस तरह से RTS वाला है तो फिर एक ये इस तरफ भी जहन जाएगा। आयशा आप क्या समझते हैं? किरण मैं एग्री करूंगी, होना नहीं चाहिए, मगर आपको पता है कि ज़रूरत के तहत जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी वो होगा भी ज़रूर। सही। अफसार साहब दिल तो मेरा भी यही कर रहा है कि जैसे पॉलिटिकली करेक्ट सब लोग हैं मैं भी वैसे ही कहूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा बंद करने को, ना मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ बंद करने को, लेकिन इसका क्या दूसरी साइड भी देखें, जो रिसीविंग एंड पे लोग होते हैं जिनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिनके ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जिनको सरकारी जो काम कर रहे होते हैं लोग उनकी तस्वीरें लगा के, उनकी फैमिली की तस्वीरें लगा के उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है, इसका क्या इलाज है? इसका क्यों नहीं कुछ हम बात करते हैं? हम ये कह देते हैं नहीं होना चाहिए, हम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं कि जी फैशन है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, एग्रीड। तो जो जिसके हाथ में वो टूल है, बंदूक है,
बंदूक जी होनी चाहिए यार के पास, तो फिर लाइसेंस भी होना चाहिए, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होनी चाहिए अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये बंदूक से कम है ये किसी बंदूक से? इससे जितना नुकसान हो सकता है हुआ है लोगों को। पूरी दुनिया का मॉडल अपना लें, पाकिस्तान का ना अपनाएं। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में, जर्मनी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ह्यूज फाइन्स होते हैं अगर आप इसको मिस यूज़ करें तो, सोशल मीडिया को। तो यहाँ कर दें और शुरू वहाँ से करें जिनका जिक्र नदीम मलिक साहब ने ब्रेक में किया था लेकिन कैमरे पे नहीं किया। उनसे शुरू करें जिन्होंने ये गंद इस मुल्क में, इसके जरिए गंद लोगों के घरों तक पहुंचाया, ट्रेनिंग दी जिन्होंने इन बच्चों को 18 से 35 साल और उनमें से कुछ 45। अगेन ब्रेक का वक्त आने वाला है, फिर दोबारा उसी में डिस्कस करेंगे। सर ये वाली जो बात अबसार साहब कर रहे हैं ना, इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि मलिक साहब ने जो बात की थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लम्हात रह गए और बड़ी खैर खैरियत के साथ की तमाम निकल गई। माँ सिपाही चंद एक जगहों पर कुछ छोटे मोटे जो इंसिडेंट या किसी की जाने गई, कुछ इसी तरह की वाइब्स इलेक्शन डे के लिए भी हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आप समझते हैं कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आग की तरह फैलाने के लिए इंटरनेट का टूल इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उसको जुज़वी तौर पर या किसी भी तौर पर बंद करना, फिर हम उसे कह सकेंगे कि ये शायद बेहतर प्रैक्टिस होगी? एक तो ये है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी एवेन्यू है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टूल है। जब आप एक को डिनाई करते हैं तो सबको डिनाई करते हैं। दूसरी बात, जैसा मुनीब ने कहा कि हम एक ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं, ट्रेड कॉमर्स से अलावा हट के इंफॉर्मेशन के अंदर भी हम कनेक्टेड हैं। माइकल कूगलमैन अमेरिका में बैठ के हमारे मुल्क के हालात के ऊपर कमेंट कर रहा होता है। सिमिलरली लॉट ऑफ एजेंसीज आर रिपोर्टिंग ऑन अस, उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब आप लॉकआउट कर लेते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल, आपका इंप्रेशन दुनिया में क्या जा रहा है? जा ही नहीं रहा कुछ। वो कहते हैं तो आइसोलेटेड, टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, विद इन देमसेल्व्स ब्रोकन है। तो इसलिए जो आपने कॉन्फिडेंस जनरेट करना है इलेक्शन करवा के, उसी की नफी कर रहे हैं ये सरकत से। यहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, मैं एग्री करता हूँ अबसार से, लेकिन ये दुनिया के हर माहौल में इस तरह अवेलेबल है। हाँ, वहाँ पे लीगल उसके जो एक्शंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, होने चाहिए अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको। लेकिन ये मेरे ख्याल में गलत और मायोपिक सोच है कि कोई ये समझे कि इसको बंद कर दो। शायद इसके बंद करने से, हमने अभी बात की कि इलेक्शन के लिए 10 चीज़ें और भी होती हैं। इलेक्शन डे पे उनको निकालना, वोट डालना, वहाँ पे खड़े रहना, काउंटिंग कराना, 14, 17, 45, 47, इतना कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये जैसा उन्होंने कहा, ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, इट्स नॉट द एंटायर सॉल्यूशन। सो इससे डरे मत, ये हकीकत है। लेकिन सर, ये दुनिया के पास है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह से 2-3 हमने लोगों को देखा, एक बाजोड़ में एक जान गई, एक जान जाना भी बहुत तकलीफ की बात और कीमती जान का चला जाना, लेकिन उसको फिर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर यूटिलाइज जिस तरह से किया जाता है और जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, खुदा ना खास्ता अगर ये वाली सिचुएशन बनती है, तो आप समझते हैं कि फिर हम इस चीज़ को कह सकेंगे कि हाँ? नहीं, मैं फिर भी कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये कौमें इस तरीके से सीखती हैं, उनको कौमों के कान और नाक और आंखें बंद करके नहीं सिखाया जाता। दे आर लिविंग थिंग्स, उनको लिविंग थिंग्स समझेंगे और उनका दिमाग बिल्डअप होने देंगे, उनको समझ आने देंगे शऊर और एहसास क्या चीज़ है, तब कौमें सीखती हैं। उनको खोपे पहना के आप नहीं सिखा सकते कुछ। ये ठीक है, खोपे नहीं पहनाए जा सकते, लेकिन अगर एक जुर्म करता है, कोई लाइन क्रॉस करता है, हाँ, तो सजा तो है, हर कवानीन बनाए उस चीज़, कवानीन, हाँ, वो उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आई टेंड टू एग्री विद दिस कि ये आप वो बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि खुली छुट्टी दे दें, वो कि हमारे मुल्क में, हाँ, वो नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। और यहाँ तो मसला वही है ना कि आप हेट स्पीच भी डाल दें, आप झूठ किसी के बारे में बोल दें और आप सेंसेशनलाइज कर दें एक ऐसे इंसिडेंट को जो शायद हुआ ही नहीं है, और एक पूरी नैरेटिव एक क्रिएट कर दें। वो, हाँ, आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस कि ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप अनरेगुलेटेड छोड़ दें, बट बंद करना सेंड्स अ वेरी बैड मैसेज। जो आपने एग्जांपल दी है ना, जो एग्जांपल दी है वाक्य की, वो वाकई बड़ा, अच्छा मैं बताऊं, देखिए वो है सही एग्जांपल। जुर्म को ट्रेस किया जा सकता है इसी सोशल मीडिया के थ्रू। एग्जैक्टली। अब तो मैं जुमला कहने जाऊंगी, पहले उसको जुर्म कंसीडर, तो आपने एक चीज को इस्तेमाल किया अपने हक के लिए, कितने साल सिखाया यही कि दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज ओके। वो सीख चुके इस बात को। एक वाक्य की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा, मैं अभी की बात की ना कि हम भी कह रहे रेगुलेट कैसे करेंगे, बिल्कुल अनलर्न करवाना पड़ेगा। आप ये देखिएगा, पता चल जाएगा कि 9 मई वाले दिन इंटरनेट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू उस आग को कितना भड़काया गया और कितने लोगों ने उसमें शामिल शमूलियत इख्तियार की जस्ट बिकॉज़ मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे तमाम हमारे मौजूद मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए थे, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी आपसे कि ए मालिक, इस मुल्क को वो हुक्मरान अता कर जो पाकिस्तान को पैसा कमाने या ताकत के हुसूल का ज़रिया ना समझें, बल्कि अपना वजूद भी उसके लिए मिटाने से दरेग ना करें। वो हुक्मरान मिलें जो अपने नफ्स के कातिल हों,
नामो नमूद से बेजार हों, जो ज़मीन पर सोने को बाइस मुसरत समझते हों, मालो दौलत को इनाम नहीं बल्कि इम्तिहान समझते हों, इक़्तिदार को ताकत नहीं बल्कि खुदा की हाकमियत के क़याम का ज़रिया समझते हों, जो हुकूमत मिलने पर इंतकाम की आग में ख़ुद को ना झुलसाएँ बल्कि इस कौम की हालत बदलने के लिए ख़ुद को घुलाएँ, जो कौम के बेटे बेटियों को, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, उनको अपना बेटा और बेटी समझें, जो माशी मैदान में ऐसे कदम उठाए जो मुल्क को आगे से आगे लेकर जाए, खुशहाली लाए, गुर्बत को दूर भगाए, गरीब का चूल्हा जलाए, मुल्क को इतना मुस्तहकम बनाए कि फिर किसी और के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, जिसके आने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो, जुल्म बच ना पाए, गरीब और मजलूम को कोई तंग करने का सोच तक ना पाए, जो आए तो अल्लाह करे कि पाक सरज़मीन के कोने कोने में अमन की शमा जलाए, दहशत गर्दी के नासूर से मुमलिकत खुदादात की जान छुड़ाए, मुल्क को इतना ताकतवर बनाए कि दुश्मन मैली आँख उठाने का सोच भी ना पाए, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को इतना मिसाली बनाए कि सारी नफ़रतें मिट जाएँ, वो दुनिया में जाए तो कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, वो किसी आलमी फ़ोरम पर बात करे तो मज़लूमों का तर्जुमान बन जाए, उम्मत के लिए उम्मीद की किरण हो जाए, और सबसे बढ़कर उसके आने से ये जो तक़सीम है ना, ये ख़त्म हो जाए, कौम एक हो जाए और माशी क़िस्मत बदल जाए। ख्वाब है ऐसा, सोच है ऐसी, उम्मीद है ऐसी, अल्लाह करे पूरी हो जाए। इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।